आप लोग का ट्रांसलेशन हुआ है फिनिश, उसमें से कुछ टर्म आपको दिया जा रहा है कि उसमें इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी का लाइन है साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, तो इसका पूछने का चांस ज्यादा रहता है। क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है साइंटिस्ट का नेम, तो चांस ज्यादा, तो हम फोकस कर दे रहे हैं। एक साइंटिस्ट आपका है जियोर्ज गेमो, ये साइंटिस्ट आपका है जियोर्ज गेमो। इन्होंने क्या खोजा है, तो कोडोन खोजा है, और कोडोन के विषय में बोला कि कोडोन ट्रिपलेट होता है। कोडोन क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोडोन आर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब कितने बेस का बना हुआ रहेगा? 3 बेस का बना हुआ रहेगा। क्लियर? तो जियोर्ज गेमो ने कोडोन को ट्रिपलेट बताया। कोडोन्स आर ट्रिपलेट, क्लियर? इन्होंने बताया। लेकिन एक कोडोन्स आर ट्रिपलेट, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाला जो साइंटिस्ट था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो किया, वो इंडिया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कोडोन और ट्रिपलेट इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को नहीं किया था, रिपीट किया था, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव कौन किया था? एब्री, मैकार्टी एंड मैकलियोड। क्लियर हो गया? तो इन्होंने कैसे, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना कैसे कोडोन और ट्रिपलेट को प्रूव किया? तो आर्टिफिशियली, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना क्या किए? आर्टिफिशियली आपका आरएनए का सिंथेसिस किए। आरएनए का आर्टिफिशियली सिंथेसाइज द आरएनए, synthesize the RNA with knowing sequence. Synthesize the RNA with knowing sequence. Knowing sequence. ये एक्चुअली किया कि डॉक्टर हरिगोविंद खुराना जो थे, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, इन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए आरएनए का विथ नोइंग सीक्वेंस का। नोइंग सीक्वेंस करने का मतलब इनको पता था, ये क्या किए कि जीयू को रिपीटिंग करवा ली। किसको? जीयू को। यानी आरएनए बनाए, उसमें केवल जीयू अल्टरनेट में जी के बाद यू, फिर मतलब एक यूनिट मान लिया जीयू को, और इसी को रिपीट करते चले गए। तो जीयू को यदि एक यूनिट मानिएगा तो होमोपोलिमर हो जाएगा। जीयू को मिला करके यदि आप एक यूनिट मानिएगा तो ये आरएनए क्या हो जाएगा? होमोपोलिमर हो जाएगा, जीयू का होमोपोलिमर। तो उन्होंने क्या किया कि जीयू करके जीयू को यूनिट माने और इसको जोड़ करके एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर दिया आरएनए। तो ये जो आर्टिफिशियली आरएनए को सिंथेसाइज किए, तो यहाँ पे 2 टाइप का कोडोन आ गया। 3 बेस का कंटिन्यूअस सीक्वेंस को कोडोन बोलते हैं एमआरएनए के ऊपर। तो ये 3 बेस का हो गया, तो ये जीयूजी हो गया, फिर ये लोगे तो यूजीयू हो जाएगा, फिर अगला जीयूजी हो जाएगा। यानी 2 ही टाइप का कोडोन इसमें आपको मिलेगा। तो एक तो जो जीयूजी है, ये तो वेलिन को कोड करता है, क्लियर हो गया। और ये जो यूजीयू है, ये किसको कोड करता है? सिस्टीन को कोड करता है, क्लियर हो गया। तो ये कोड कर रहा है सिस्टीन को, ये कोड कर रहा है सिस्टीन को। तो यहां से क्या हुआ कि इन्होंने जियोर्ज गेमो ने कोडोन को ट्रिपलेट बताया। कोडोन को क्या बताया? ट्रिपलेट बताया। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, कैसे? इंडिया के रहने वाले साइंटिस्ट थे, लेकिन अमेरिका में जाकर के इस काम को परफॉर्म किया है। तो डॉक्टर हरिगोविंद सिंह खुराना को इसके लिए नोबेल अवार्ड भी मिला, क्लियर हो गया। तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना क्या किए? तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर दिया आरएनए को विथ नोइंग सीक्वेंस का, और उन्होंने रिपीटिंग सीक्वेंस में क्या लिया? तो जीयू को लिया रिपीटिंग सीक्वेंस में, क्लियर हो गया। और जीयू को जब रिपीटिंग सीक्वेंस में लिया, तो इस आरएनए पे केवल 2 ही टाइप के कोडोन मिलेंगे, एक मिलेगा जीयूजी कोडोन, एक मिलेगा यूजीयू कोडोन। तो एक वेलिन हो गया और एक सिस्टीन हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एनटीए का जो ऐप है, उस ऐप पे जो क्वेश्चन डाला जा रहा है, वो भी थोड़ा सा यूनिक डाल रहा है कुछ क्वेश्चन। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, लेकिन एक आध क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में ले जा रहा है। उसने क्वेश्चन पूछा, उनका क्वेश्चन था कि हरगोविंद खुराना गोट नोबेल प्राइज फॉर,
क्लियर हो गया? यानी उनका क्वेश्चन था कि डॉक्टर हरिगोविंद खुराना जो है, यानी जो डॉक्टर खुराना है, ये गॉट नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज फॉर व्हाट, ये मैं कर दिया यहाँ पे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका वहां पे है, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए मिला था। ये एनटीए का क्वेश्चन है, आपके एनटीए ऐप पे दिया हुआ। तो खुराना गॉट नोबेल प्राइज फॉर व्हाट, किसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो एक चॉइस उसमें दिया हुआ है टीआरएनए, टीआरएनए। दूसरा चॉइस, बी नंबर चॉइस में उसके पास में दिया हुआ है, सपोजेड बी नहीं कुछ भी हो सकता है वहां पे। एक चॉइस है कार्बोहाइड्रेट, एक चॉइस है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, और एक चॉइस आपका है कोडोन, कोडोन। तो यहां पे आपका क्या होगा ना कि डॉक्टर हरिगोविंद खुराना जो आरएनए बनाया है वो एक्चुअली कोडोन को क्लियर करने के लिए बनाया है। तो यदि आपका आरएनए सिंथेसाइज किया लेकिन टीआरएनए सिंथेसाइज नहीं किया है, एक्चुअली वो कोडोन का ट्रिपलेट होता है, इसको प्रूव करने के लिए बनाया था। तो इसका मतलब एमआरएनए बनाया है। क्या बनाना, एमआरएनए, क्योंकि कोडोन कहां मिलता है, एमआरएनए पे मिलता है। तो इस लेकर के यदि एमआरएनए नहीं है तो कोडोन उनका चला जाएगा। और एनटीए का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक तरह से आपका। तो खुराना गोट नोबेल प्राइज फॉर व्हाट, किस चीज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो उसको मिला किसके लिए, तो कोडोन के लिए। एक्चुअली वो कोडोन का क्या बताया कि कोडोन आर ट्रिपलेट एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और उसने क्या किया कि उसको प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियली आरएनए का सिंथेसिस कर दिया। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो ये दो साइंटिस्ट आप याद रखिएगा, जियोर्ज गेमो जो है कोडोन आर ट्रिपलेट इन्होंने बोला और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया डॉक्टर हरिगोविंद सिंह खुराना कि कोडोन ट्रिपलेट होता है आर्टिफिशियली आरएनए का सिंथेसिस करके। क्लियर हो गया। और उनका जो यूनिट था वो जीओ यूनिट था, इसी लेकर के बोलते हैं कि जो हरिगोविंद खुराना वो होमोपोलीमर बनाया या कोपोलीमर बनाया, क्योंकि जीयू को यूनिट मान लिया और उसी को रिपीट करते चला गया। क्लियर हो गया। और इस तरीके से इसमें दो कोडोन आपको मिला। आइए और दो साइंटिस्ट का यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। और दो साइंटिस्ट आपके पास में है, एनसीईआरटी का ही मैं चर्चा कर रहा हूं। इनको नोबेल अवार्ड मिला, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को क्या मिला, नोबेल अवार्ड मिला आर्टिफिशियली आरएनए सिंथेसिस करने के लिए। लेकिन इस आरएनए का सिंथेसिस इसलिए किया था इन्होंने ताकि ये प्रूव कर सके कि कोडोन और ट्रिपलेट यानी कोडोन जो होता है 3 बेस का बना होता है। क्लियर। आइए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे। इस जगह पे यदि आप लोग बात कीजिए तो और दो साइंटिस्ट जो एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, एकदम क्लियर करिएगा, एनसीईआरटी में आपका दो साइंटिस्ट और लिखा हुआ है, उस साइंटिस्ट को यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। एक है मार्सेलो नायरेनबर्ग, एक है मार्सेलो नायरेनबर्ग, मार्शल नायरेनबर्ग। ये जो मार्शल नायरेनबर्ग है, ये मार्शल नायरेनबर्ग जो है, ये नायरेनबर्ग, ये इन्होंने फर्स्ट क्या किया है, तो फर्स्ट जेनेटिक कोड को डेसिफर किया है। फर्स्ट जेनेटिक कोड को एकदम एनसीईआरटी का लाइन लिख रहे हैं, जेनेटिक कोड को डेसिफर किया है। अब ये इंग्लिश वर्ड है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डेसिफर, इसका मतलब होता है, यदि आप इसका शाब्दिक मीनिंग देखिएगा तो पता लगा लेना होता है इसका डेसिफर का मतलब, या सुलझा देना। कोई गुत्थी है, अब रहस्यमयी है तो उसको क्लियर कर देना, सस्पेंस को क्लियर कर देना, उसके लिए वर्ड लगता है डेसिफर। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट जेनेटिक कोड जो उन्होंने डेसिफर किया है वो है UUU। क्लियर हो गया। और ये किस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, तो फिनाइल एलानिन। तो बोलेगा कि फर्स्ट जेनेटिक कोड को डेसिफर किसने किया है, तो मार्शल नायरेनबर्ग। क्लियर हो गया, मार्शल नायरेनबर्ग। और वो जो जेनेटिक कोड को जो डेसिफर किया है वो जेनेटिक कोड था UUU, जो कि फिनाइल एनालिन एमिनो एसिड को कोड करता है। कोई डाउट नहीं। एक नेक्स्ट एंड लास्ट आपका ला रहे हैं यहाँ पे सेब्रो ओकोवा, साइंटिस्ट का नाम है ओकोवा। ये सेब्रो ओकोवा है, ये साइंटिस्ट है, इसने एक एंजाइम खोजा और उस एंजाइम का नाम अपने नाम पे रख लिया। क्लियर हो गया। तो जो साइंटिस्ट जिस चीजों को खोजता है तो उसका नाम उसी के बेसिस पे हो जाता है। तो उस एंजाइम का पहला जो नाम हो गया वो हो गया सेब्रो
ओकोवा एंजाइम, जिसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज के नाम से जानते हो, फॉस्फोराइलेज के नाम से जानते हो। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम का ही नाम सेब्रो ओकोवा एंजाइम है, क्योंकि साइंटिस्ट सेब्रो ओकोवा ने इसको डिस्कवर किया था, हो जाता है। ठीक हो गया। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए का सिंथेसिस करता है। यानी आरएनए सिंथेसिस करने के लिए इसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरएनए की सिंथेसिस करने के लिए टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुने होइएगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का सिंथेसिस करता है, लेकिन उसका नाम क्या है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, यानी डीएनए टेम्पलेट को यूज करके आरएनए बनाता है। लेकिन यदि आप सेब्रो ओकोवा एंजाइम ले लीजिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ले लीजिएगा, तो ये आरएनए बनाएगा, लेकिन कोई डीएनए टेम्पलेट की इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्पलेट है, यानी इसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। तो ये एंजाइम सेब्रो ओकोवा के द्वारा खोजा गया था और इस एंजाइम का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो ये जो 4 साइंटिस्ट है, ये एनसीईआरटी का ही है और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि सेब्रो ओकोवा एंजाइम का क्या नाम है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज बोलता है क्या सिंथेसिस करेगा, तो आरएनए का सिंथेसिस करेगा। कैसे करेगा, तो बिना टेम्पलेट के मदद से कर देगा। यानी आप जो बेस डालते चले जाओगे, वो बेस को वो ऐड करता चला जाएगा और एक नोइंग आरएनए की सिंथेसिस आपकी हो जाएगी। कोई डाउट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आपका मार्शल लाइनबर्ग है और यहाँ पे फर्स्ट जेनेटिक कोड डेसिफर किया है, एकदम एनसीईआरटी का ये लाइंस है, वो क्या है, तो आपका कोडोन है UUU। क्लियर हो गया। तो ये जो लाइनबर्ग है, तो ये फर्स्ट जेनेटिक कोड को डेसिफर किया UU, जो कि फिनाइल एनालिन को क्या करता है, कोड करता है। फिर ये जो सेब्रो ओकोवा है, ये सेब्रो ओकोवा एंजाइम डिस्कवर्ड किया, जिसका नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए का सिंथेसिस करता है। कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर हो गया। ये जो मार्शल लाइनबर्ग है, ये फर्स्ट जेनेटिक कोड को डेसिफर किया है। क्लियर। तो ये क्या कहना कि एक बेस, नोइंग बेस, जैसे यू लिया और यू को ही जोड़ के वो क्या कर दिया, एक आरएनए बना दिया, एमआरएनए बना दिया, और उसी से क्या किया कि सेल फ्री प्रोटीन का सिंथेसिस किया। तो यानी मार्शल लाइनबर्ग को इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि मार्शल लाइनबर्ग जो है, ये सेल फ्री, यानी सेल की जरूरत नहीं है, सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस किया। तो सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला यदि साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछेगा, ये एनसीईआरटी का लाइन से, फिर बोल रहा हूं ये एनसीईआरटी का लाइन से, कि सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस जो किया है वो मार्शल लाइनबर्ग किया है। इन्होंने ही फर्स्ट जेनेटिक कोड को डेसिफर किया, जेनेटिक कोड को डेसिफर किया है। और यहाँ पे इन्होंने जो बनाया था आरएनए, उसमें केवल बेस यू लिया था, और जो आपका हरिगोविंद खुराना बनाया था वो GU लिए थे, उसी को होमोपोलीमर, GU इज द यूनिट, तो उसमें GU आया सब जगह, तो वो एक ही टाइप का हो गया, तो होमोपोलीमर लेकर के बनाए थे, या उसी को कोपोलीमर भी बोलते हैं। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, तो इसको फोकस करेंगे। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि मार्शल लाइनबर्ग जो था वो केवल यू बेस लिया और यू को जोड़ते चला गया, और जोड़ करके क्या किया, एक आरएनए बना दिया, और उस आरएनए से उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया, और वो जो UUU है वो क्या कोड करेगा, फिनाइल एनालिन। तो ये जो फिनाइल एनालिन का एक प्रोटीन बन गया। टेस्ट ट्यूब में एंजाइम बना पाना संभव नहीं है। आप ये कभी जिंदगी में नहीं कर सकते कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आप एंजाइम बना दिए, क्योंकि एंजाइम 3 डायमेंशनल होता है। क्लियर हो गया। हाँ, प्रोटीन आप बना सकते हो, और वो टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन बनाने वाला साइंटिस्ट जो था फर्स्ट साइंटिस्ट मार्शल लाइनबर्ग। ये इसलिए फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा, एग्जाम दीजिएगा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। क्लियर हो गया। तो 4 साइंटिस्ट जो हमने बताया, मैं ऐसे साइंटिस्ट पे फोकस नहीं करता, लेकिन ये जो 4 साइंटिस्ट आपके एनसीईआरटी से बताया, ये चारों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए करके आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। डेसिफर का मतलब होता है गुत्थी सुलझा देना या पता लगा देना।
तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जेनेटिक कोड डिसिफर किया। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं। आइए अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब चलेगा, जीन रेगुलेशन, यानी जीन को रेगुलेट हम लोग कैसे करते हैं। ध्यान से आइएगा, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप कहीं भी प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। इस जगह से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन, रेगुलेशन, तो यहाँ रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब होता है कि आप उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। कोई भी चीज यदि आप रेगुलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो चीज आपके कंट्रोल में, आपके कमांड में। क्लियर हो गया। यदि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो चीज आपके कमांड में नहीं, वो अपने आप होता रहेगा। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे जीन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो जीन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग को जीन के विषय में जान ले कि जीन कितने टाइप का होता है। तो जीन 2 टाइप का होता है मेनली। एक जीन को हम लोग बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन। तो हाउस कीपिंग जीन जो होता है, इसी को कंस्टिट्यूटिव जीन भी बोल देते हैं। कंस्टिट्यूटिव जीन, हाउस कीपिंग जीन या कंस्टिट्यूटिव जीन भी आप इसको बोलते हो। तो ये जो हाउस कीपिंग जीन होता है, ये ऐसा जीन है जो कभी स्टॉप नहीं होगा। ये स्टॉप आपकी लाइफ के साथ होगा। जब लाइफ स्टॉप हो जाएगा तब इस जीन का एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो ये जीन जब तक आप जिंदा रहिएगा, जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, तब तक ये जीन अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। यानी ये जीन कभी रेस्ट नहीं करता। इसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन या कंस्टिट्यूटिव जीन। क्लियर हो गया। तो रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उसमें जो भी इंजाइम यूज होगा, उस इंजाइम को बनाने के लिए जो जीन होता होगा, वो जीन किस कैटेगरी में आएगा? तो हाउस कीपिंग जीन में आएगा। क्लियर हो गया। तो वैसा मेटाबॉलिज्म जो आपके बॉडी में कभी बंद नहीं हो रहा हो, उस मेटाबॉलिज्म के लिए जो इंजाइम बन रहा होगा, जो लग रहा होगा, वो इंजाइम बनाने वाला जीन हाउस कीपिंग जीन कहलाएगा और कंस्टिट्यूटिव जीन कहलाएगा। कुछ जो होता है जीन नॉन कंस्टिट्यूटिव होता है, नॉन कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव। तो ये जो नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन है, इसको लग्जरी जीन भी बोलते हैं, लग्जरी जीन भी बोलते हैं, लग्जरी जीन। ये इसलिए है नॉन कंस्टिट्यूटिव का मतलब है इससे आपका कमांड होगा, आप इसको रेगुलेट कर सकते हो। ये रेगुलेट हो सकता है, लेकिन ये रेगुलेट आपके द्वारा रेगुलेट नहीं हो सकता। ये अपने आप होगा, इसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। किसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते? तो हाउस कीपिंग जीन को नहीं रेगुलेट कर सकते, उसी को क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूटिव जीन। उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। रेगुलेट किसको कर सकते? तो नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन को कर सकते हो, उसी को बोलते हैं लग्जरी जीन। और इसको आप रेगुलेट कर सकते हो जब जरूरत है, तो वो जीन एक्सप्रेस करके प्रोडक्ट बनाएगा, और जरूरत नहीं है तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि ये जो नॉन कंस्टिट्यूटिव और लग्जरी जीन है, जब जरूरत है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि चीजों को बर्बाद होने से रोक रहा है। यदि आप बहुत ज्यादा बना लीजिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। जैसे आप 2 रूममेट हैं और 20-25 रोटी बना लिए हैं, तो 8 खा करके बाकी तो फेंका जाएगा आपका। तो बहुत ज्यादा नहीं बन जाए, चीजें बर्बाद नहीं हो जाए, इसलिए करके इस जीन के पास में रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, जिससे कि जितना जरूरत है उतना बनेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो ये आप जीन के विषय में आपने सीख लिया कि जीन जो है उसको 2 कैटेगरी में हमने बांट दिया। तो इसको तो हम रेगुलेट कर नहीं सकते तो इसके विषय में तो बात होगी ही नहीं, हाउस कीपिंग जीन के विषय में बात ही नहीं करेंगे तो बात किस में करेंगे? नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन और लग्जरी जीन के विषय में बात करेंगे कि इस जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। क्लियर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं क्या, अब ये जो जीन रेगुलेशन है, ये दोनों में हो सकता है। कौन दोनों में हो सकता है? तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ, यानी प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, एंड यूकैरियोट में भी हो सकता है, यूकैरियोट में भी हो सकता है। कोई डाउट है?
अब मैं बोला कि जो जीन रेगुलेशन है ये प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट में भी होगा। क्लियर? प्रोकैरियोट में मोस्टली ऑपरेंड मॉडल से होता है, ऑपरॉन मॉडल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें बैक्टीरिया आता है उसके जीन को यदि रेगुलेट करना है तो वो ऑपरॉन मॉडल के तरह, ऑपरॉन मॉडल के तहत ही उसका रेगुलेशन होता है। और फर्स्ट जो ऑपरॉन खोजा गया है वो ऑपरॉन है लैक ऑपरॉन, जिसको जैकब और मोनोड ने खोजा है। क्लियर हो गया? तो यानी ये जो ऑपरॉन मॉडल है ये बोल देते हैं कि ये जो ऑपरॉन मॉडल है ये जैकब और मोनोड ने दिया है, जैकब एंड मोनोड ने दिया है। क्लियर हो गया? तो जैकब और मोनोड जो है ये ऑपरेन मॉडल को डिस्कवर किया, लेकिन ये जो जैकब और मोनोड जो ऑपरॉन को डिस्कवर किया था वो ऑपरॉन था लैक ऑपरॉन। तो आपको बोले कि सबसे पहला ऑपरॉन कौन सा खोजा गया? तो लैक ऑपरॉन खोजा गया। क्लियर हो गया? और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर खोजा गया। क्लियर? अब यहां चाहिएगा ये ऑपरेन मॉडल है। तो यहां पे भी एक यूकैरियोट में भी एक मॉडल दिया गया, जीन बैक्टी मॉडल, जो ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या है कि यूकैरियोट के केस में भी एक मॉडल है जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है, और वो जो आपका है जीन बैक्टी मॉडल, जीन बैक्टी मॉडल, बैक्टी मॉडल। तो जीन बैक्टी मॉडल जो है, जीन बैक्टी मॉडल जो है वो ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है यूकैरियोट के केस में। इसलिए तो जीन बैक्टी मॉडल जो है वो किसके लिए लागू हो रहा है? यूकैरियोट के लिए लागू हो रहा है। और ऑपरॉन मॉडल किस में जा रहा है? तो मोस्टली प्रोकैरियोट में ऑपरॉन मॉडल से ही रेगुलेट होता है, कोई डाउट नहीं है। तो ये जीन बैक्टी मॉडल आप केवल याद रखिएगा कि ये आपका यूकैरियोट ऐसे पूछता नहीं, बहुत पहले कभी पूछा करता था, आपके नोट्स पे भी नहीं होगा लेकिन मैं बोल दिया यहाँ पे। क्लियर है? अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो प्रोकैरियोट है इसमें जो ऑपरॉन मॉडल है, ये ऑपरॉन मॉडल में ऑपरॉन में क्या क्या चीजें मिलेगा। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोकैरियोट का ऑपरॉन मॉडल को डील करेंगे। अब यहाँ पे डील करेंगे तो वो प्रोकैरियोट के केस में हो जाएगा। अब यूकैरियोट के केस में जो जीन रेगुलेशन होता है वो कितने तरह से हो सकता है, कितने तरह से हो सकता है? तो पहला जो उसका यूकैरियोट के केस में जो पहला होगा वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। क्लियर हो गया? तो यानी यूकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन होगा, ये मॉडल हटा रहा हूं, यूकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन होगा, जीन का रेगुलेशन होगा, ये रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है। कैसे हो सकता है ये भी आपको समझाते हैं। ये तो आपका पूरा डिस्क्राइब करेंगे ही, लेकिन इसको आपको क्या कर देते हैं कि पहले डिस्क्राइब करके बताते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे होगा। तो एक डीएनए होगा, अभी आपको पढ़ा रखे हैं, उस डीएनए पे प्रमोटर होगा, और मैं बोला था कि प्रमोटर के अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों साइड में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जिसको आप इनहांसर एंड साइलेंसर बोलोगे। क्लियर हो गया? यानी प्रमोटर के अप स्ट्रीम में भी हो सकता है और प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम में भी हो सकता है। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जिसको कि आप साइलेंसर बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो? इनहांसर। नाम से पता चल गया इनहांसर। यदि इनहांसर सीक्वेंस होगा तो वहां पे इनहांसर प्रोटीन बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? इनहांस करवा देगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। साइलेंसर यदि होगा तो साइलेंसर यदि एक्टिवेट हो जाएगा तो वहां पे साइलेंसर प्रोटीन बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? रोक देगा। तो ये रेगुलेट कर दिया। तो यानी ये जो प्रमोटर है इसके अप स्ट्रीम और इसके डाउन स्ट्रीम पे रेगुलेटरी सीक्वेंस मिलेगा। डाउन स्ट्रीम पे क्या मिलेगा? रेगुलेटरी स्ट्रीम मिलेगा। ये अप स्ट्रीम है, ये जो प्रमोटर है ये पी कर दिया, तो प्रमोटर के अप स्ट्रीम और प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम पे रेगुलेटरी सीक्वेंस मिलेगा। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों पे आपका क्या मिल रहा है? तो रेगुलेटरी सीक्वेंस मिल रहा है, रेगुलेटरी सीक्वेंस। और ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होगा, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रमोटर के अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों पे होगा। तो ये दो टाइप का होगा। एक हो सकता है इनहांसर जो कि क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को इनहांस कर देगा, यानी आरएनए के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। और एक होगा साइलेंसर जो कि साइलेंट कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को, यानी आरएनए बनने के रेट को कम कर देगा। कोई डाउट नहीं है? इधर अभी हमको जरूरत नहीं, ये अभी आपको
पूरा डिटेल में हम करेंगे ही, तो इस जगह पे हम डिटेलिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी हम पहले यूकैरियोट आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे जगह बन गया मेरे को, तो यूकैरियोट आपका क्लियर कर दे रहे हैं, तो ये एकदम क्लियर होगा। तो ये जो आप रेगुलेट किए हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस इनहांसर और साइलेंसर के मदद से, ये किस लेवल पे किए हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे किए हैं। तो इनहांसर क्या करेगा? तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करवा देगा। और साइलेंसर क्या करेगा? रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को डिक्रीज करा देगा। तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मैं बोल भी रहा हूं, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को डिक्रीज करवा देगा। कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका किस लेवल पे हो गया? ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो गया। यानी आप ट्रांसक्रिप्शन को ही कंट्रोल कर दिए कि आरएनए बनना है ज्यादा या कम बनना है या नहीं बनना है। इस लेवल पे आपने इसके यूकैरियोट के जीन को रेगुलेट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। आइए अब क्या होगा? जब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आपने कंट्रोल कर दिया, तो दूसरा होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और उसमें स्पेशली स्प्लाइसिंग। तो ये जो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होगा, उसमें स्प्लाइसिंग लेवल पे भी आप रेगुलेट कर सकते हो। क्या रेगुलेट कर सकते हो? ध्यान से सुनना। जैसे आपका यूकैरियोटिक एमआरएनए बना है, इस यूकैरियोटिक एमआरएनए में एक्सॉन है, जैसे E1, I1, E2, I2, E3। अब इस लेवल पे हम लोग क्या करेंगे? रेगुलेट कर देंगे। कैसे रेगुलेट करेंगे? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके हम लोग डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बना लेंगे। डिफरेंट टाइप का क्या बना लेंगे? प्रोटीन। जैसे सपोज है, इससे हमको 3 तरह का एमआरएनए मिल सकता है। जैसे E1 और E2 कंबाइन कर गया, E2 E3 कंबाइन कर गया, एक्सॉन E2 E3 कंबाइन कर गया। अच्छा, अब E1 E3 कंबाइन कर गया, या अब ये तीनों कंबाइन कर गया, E1 E2 एंड E3। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम रेगुलेट कर दिए कि हमको कौन सा प्रोटीन चाहिए, कौन सा एंजाइम बनाना है, किस तरह के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे स्प्लाइसिंग लेवल पे क्या किया? अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा करके अलग अलग टाइप का क्या किया? एमआरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। कोई डाउट नहीं है। तो ये किस लेवल पे आपने किया है? तो ये आपका लेवल हो गया क्या? तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। यानी आप ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी कंट्रोल करते हो और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी कंट्रोल करते हो। अब आइए, जो एमआरएनए बनता है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस से जो ये ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म की तरफ में, तो ये ट्रांसपोर्टिंग पे भी मेरा रेगुलेशन होता है। यानी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेवल पे भी। किस लेवल पे? यानी न्यूक्लियस से जब साइटोप्लाज्म में आने लगेगा, तो उस जगह पे भी हम रेगुलेट करेंगे कि इसको जाने देना है या नहीं जाने देना है, या रोक करके रखना है, या कब जाने देना है। तो यानी आप ट्रांसपोर्ट लेवल पे भी रेगुलेट करते हो। ट्रांसपोर्ट लेवल पे कहां से ट्रांसपोर्ट? तो ट्रांसपोर्ट आप कहां से? तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जब एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होने लगता है, तो उस लेवल पे आप क्या करते हो कि उसको कंट्रोल कर लेते हो, उस जगह पे आप उसको रेगुलेट कर लेते हो। क्लियर हो गया? फिर क्या होगा? जब प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशन करके हम लोग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करके भी जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। यानी जो प्रोटीन बना है उसको भी क्या कर देंगे? मॉडिफाई कर देंगे, तो उसका भी एक्सप्रेशन क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करके भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यानी आप प्रोटीन जो बना है उस प्रोटीन में चेंजिंग करेंगे। इस प्रोसेस से क्या होगा? दिख रहा होगा, इस प्रोसेस से क्या होगा कि प्रोटीन में चेंजिंग आएगा, प्रोटीन में चेंजिंग आएगा, और ये जो प्रोटीन में चेंजिंग आएगा, इसके कारण एक्सप्रेशन चेंज कर जाएगा। क्लियर हो गया? अभी एक बार में आप इसको, हम अब इसको कंट्रोल करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे क्लियर हो रहा है। अभी मैं बोला कि यूकैरियोट में जीन का रेगुलेशन, यानी जो जीन है जो प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट के बनने को मेरे को कंट्रोल करना है, तब आप बोलो कि रेगुलेट कर पा रहे हैं। यदि आपका उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो आप बोलोगे कि रेगुलेशन नहीं है। तो जीन रेगुलेशन जो होगा यूकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे?
तो मैं बोला कि प्रमोटर के दोनों साइड में किधर किधर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या रहता है, तो रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप का होता है, एक इनहांसर एक साइलेंसर। यदि इनहांसर पे इनहांसर प्रोटीन आके बाइंड कर लेगा तो ट्रांसक्रिप्शन का रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और यदि साइलेंसर पे आकर के यदि प्रोटीन बाइंड कर लेगा तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को स्लो कर देगा या बंद भी कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया आपके ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे कंट्रोल होता है ये आपका क्लियर हो। अब आइए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी आप रेगुलेट कर सकते हो, किसको, तो यूकैरियोटिक जीन को। क्लियर हो गया। तो कैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, तो स्पेशली स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से क्या कर सकते हैं, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सॉन का कॉम्बिनेशन बना के डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बना सकते हैं और उस डिफरेंट प्रोटीन से डिफरेंट एंजाइम बना सकते हैं और डिफरेंट एंजाइम से डिफरेंट मेटाबॉलिज्म करवा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में स्प्लाइसिंग एक ऐसा मशीनरी आ गया जिस मशीनरी के मदद से हम एक ही जीन से डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बना सकते हैं, एक जीन से डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बना सकते हैं। आप पढ़े थे कि यूकैरियोट में जो होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है, यूकैरियोट का एमआरएनए मोनोसिस्टोनिक होता है। तो मोनोसिस्टोनिक होने के बाद भी वो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बना सकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि उसके पास में क्या बीच में इंटरप्ट किया हुआ इंट्रॉन, इसी इंट्रॉन के मदद से परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन संभव हो रखा है। इसलिए करके इंट्रॉन को आप बेकार का चीज नहीं मानिएगा, इंट्रॉन के कारण परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन लग पाया है। यदि ये बीच में इंट्रॉन नहीं होता तो ये E1 E2 E3 यदि आपस में ही जुड़ा हुआ होता तब ये ना E1 E2 ज्वाइन कर पाता, ना E2 E3 ज्वाइन कर पाता, ना E1 E3 ज्वाइन कर पाता। तो इसका मतलब होता कि केवल आपका यही सीक्वेंस मिलता तो केवल एक ही टाइप का प्रोटीन का फॉर्मेशन होता। लेकिन इंट्रॉन के आने के कारण क्या हुआ कि जब स्प्लाइसिंग किया जाता है तो एक बार E1 E2 जैसा रिक्वायरमेंट होगा प्रोटीन का उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन कर देते हो। तो E1 को E2 के साथ जोड़ देता है, E1 को E3 के साथ जोड़ देता है स्प्लाइसिंग के समय, या आप E1 E2 E3 तीनों को भी जोड़ सकते हो। तो ये आपका इंट्रॉन के कारण संभव हो पाया ये डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनना। तो यहां भी हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं, यानी आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल यानी आरएनए बनने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, जीन के जो प्रोडक्ट है उसको रेगुलेट कर पा रहे हो, उसको तुम अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा के अलग अलग एंजाइम बनवा करके अलग अलग मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर पा रहे हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया क्या, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे हो गया ट्रांसपोर्ट लेवल पे। ट्रांसपोर्ट लेवल क्या, तो आपका जो आरएनए एमआरएनए है वो बना का है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से इसको बाहर आना है। इस पे भी कमांडिंग होती है, इस लेवल पे भी कमांड किया जाता है कि इसको जाने देना है या नहीं जाने देना और कितना जाने देना है। यहाँ पे कमांडिंग सिस्टम होती है जो कि कमांड कर देता है। तो इसको बोलते हैं कि आपका ट्रांसपोर्टिंग लेवल पे क्या हो गया कि आपका कंट्रोल हो गया, आपने रेगुलेट कर दिया जीन को। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ट्रांसलेशन से क्या बनता है, प्रोटीन। तो अब क्या करेंगे, जो प्रोटीन बना है बनने के बाद उसमें चेंजिंग कर देंगे और यदि प्रोटीन चेंज कर जाएगा तो एक्सप्रेशन चेंज कर जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यदि आप प्रोटीन पे भी चेंजिंग कर दोगे तो आपका जीन का एक्सप्रेशन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, यानी आपने उसको क्या किया, रेगुलेट कर लिया। ये यूकैरियोट का जीन रेगुलेशन का किस तरीके से कर सकते हैं, तो 4 मेन तरीके मैं आपको दिया। एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे समझा भी दिया, एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब आरएनए बनने के बाद कैसे चेंज करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेवल पे कि यानी आरएनए जो है न्यूक्लियस से जब बाहर जाएगा तो उस लेवल पे भी कंट्रोल करेंगे, और नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे कर दिया पोस्ट ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनने के बाद भी उसमें चेंज करके हम लोग उसको रेगुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें। आइए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं जीन रेगुलेशन का। अब जो सबसे इंपोर्टेंट आपका जो एनसीईआरटी में मेंशन आउट किया हुआ है वो ऑपरॉन मॉडल और वो प्रोकैरियोट के केस का आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आइए हम लोग सबसे पहले उसमें बात करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए सबसे पहले ऑपरॉन मॉडल जो है वो कौन दिया, तो जैकब एंड मोनोड। तो जैकब और मोनोड कौन सा मॉडल दिया, ऑपरॉन मॉडल। ऑपरॉन मॉडल बेसिकली किसके लिए लगता है, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट के। सबसे पहला ऑपरॉन मॉडल क्या था, तो लैक ऑपरॉन मॉडल था। क्लियर हो गया, जिसको ही डिस्कवर किया जैकब और मोनोड। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, वहीं से ऑपरॉन क्लियर कर लेंगे। अब ये जो आपका डीएनए है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका डीएनए है
इस डीएनए पे प्रमोटर है, P फॉर प्रमोटर। उसके बाद यहां पे आपका रेगुलेटर, यदि लैक अप्रोन होगा तो उसमें रेगुलेटर को आई से कर देते हैं। अब रेगुलेटर का मतलब होता है आपके गैस में जो रेगुलेटर लगा हुआ है या पंखा में जो रेगुलेटर लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बढ़ाएगा ही, रेगुलेटर से बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो जब घटाओगे तो इनहिबिटर हो जाएगा उसी रेगुलेटर को। अब यदि वो घटाने का काम करने लगेगा तो उसको इनहिबिटर बोल देंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे आप एकदम क्लियर करिएगा। और यदि बढ़ाने का काम करने लगेगा तो एक्टिवेटर। तो रेगुलेटर दोनों काम करता है, दोनों को मिला के रेगुलेटर बोलते हैं। रेगुलेटर का काम है घटाना भी और बढ़ाना भी, लेकिन जब घटाने लगे तो स्पेशल नाम आ जाएगा इनहिबिटर, और बढ़ाने लगेगा तो स्पेशल नाम आ जाएगा आपका एक्टिवेटर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी रेगुलेटर ही लिख देते हैं, रेगुलेटर। क्लियर हो गया? अब आइए फिर यहाँ पे एक प्रमोटर होगा। कैसे ये प्रमोटर? ये प्रमोटर है क्या? जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, यही ना है? ये प्रमोटर हो गया। फिर इसमें होगा ऑपरेटर, और फिर इधर होगा स्ट्रक्चरल जीन। और ये स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो सिस्टोन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सिस्टोन के फॉर्म में होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कर दिया सिस्टोन, क्योंकि प्रोकैरियोट है तो पॉलीसिस्टोनिक होगा, तो बहुत सारे सिस्टोन होगा, तो बहुत सारा सिस्टोन होगा। ये जो बहुत सारे सिस्टोन होंगे, ये आपका सब सिस्टोन मिल करके ये बना देगा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, जितने भी सिस्टोन होंगे एक डीएनए के ऊपर, अप्रोन में जितने भी सिस्टोन यहाँ पे आएंगे, सारे सिस्टोन मिल करके क्या बना देगा? स्ट्रक्चरल जीन। अब ये अप्रोन में क्या क्या आएगा? तो अप्रोन में आप यदि ये पूरा स्ट्रक्चर अप्रोन का है, तो आपने देखा है कि यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका प्रमोटर प्रेजेंट है, प्रमोटर, प्रोमोटर। क्लियर हो गया? और आपका है रेगुलेटर, रेगुलेटर। आपका है ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करने वाला। क्लियर हो गया? और इधर आपका है ये जो आपका सिस्टोन था, ये था स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तो यहां पे आपका क्या हो गया कि ये सारे चीज मिल करके, यानी प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये चारों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? तो अप्रोन बोलते हैं। क्लियर हो गया? और जिसको जैकब और मनोज ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। क्लियर हो गया? और ये एक रेगुलेटरी है, जीन का एक रेगुलेटरी सिस्टम है, यानी जीन को रेगुलेट करने का एक क्या है? सिस्टम। कोई डाउट इसमें नहीं है? तो एकदम क्लियर करिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि अप्रोन में क्या क्या आएगा, तो प्रमोटर आएगा, रेगुलेटर आएगा, ऑपरेटर आएगा और स्ट्रक्चरल जीन आएगा। कहीं कहीं पे क्या किया जाता है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि रेगुलेटर वाले प्रमोटर को अप्रोन में नहीं डाला जाता, कुछ जगह पे ऐसा देखा गया, लेकिन ये भी प्रमोटर इसमें आएगा। ठीक होगा? यानी आप अप्रोन में सीधे बोलते हैं कि प्रमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, ऑपरेटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन होता है। ऑपरेटर का काम आपको पता है, कोई भी जैसे टीबी ऑपरेटर है तो क्या करता है? टीबी को ऑपरेट करता है। ऑपरेटर का काम है ऑपरेट कर देना, और रेगुलेटर का काम है रेगुलेट कर देना। ऑपरेट करना और रेगुलेट करना दोनों में बहुत का अंतर है। ऑपरेट करने का मतलब हो गया उस काम को करवाना, और रेगुलेट करने का मतलब हो गया कि उसको होने देना या नहीं होने देना। क्लियर कर लीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। यदि आप रेगुलेटर बोलते हो तो इसका काम है रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब हो गया कि उस काम को होने देना है या नहीं होने देना, बस इतना ही का मतलब है। और ये जो ऑपरेटर है, ये काम कैसे होगा इसको ऑपरेट करता है, इसीलिए क्या इसका क्या नाम है? ऑपरेटर। यदि ऑपरेटर काम करना छोड़ देगा तो इधर का काम बंद हो जाएगा, यदि ऑपरेटर काम करेगा तो इधर ऑपरेट हो जाएगा, तो काम आगे कर जाएगा। कोई डाउट नहीं है? तो यदि आपसे कोई बोले कि अप्रोन में क्या क्या आएगा, तो प्रमोटर आएगा, रेगुलेटर आएगा, ऑपरेटर आएगा और स्ट्रक्चरल जीन आएगा। कोई डाउट नहीं है? तो इतना आपको दिमाग में रखना है।
ये R फॉर रेगुलेटर है, मैं लिख भी दिया, P फॉर प्रमोटर इधर भी है और P फॉर प्रमोटर इधर भी है। तो इसका मतलब रेगुलेटर का अपना प्रमोटर है, रेगुलेटर का अपना प्रमोटर है, और स्ट्रक्चरल जीन जो है उसका भी अपना प्रमोटर है, यानी दोनों का अपना प्रमोटर। मतलब इसी प्रमोटर से ये स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेट नहीं हो रहा है, या इस प्रमोटर से ये रेगुलेटर ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये रेगुलेटर अपना प्रमोटर रखा है और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये अपना प्रमोटर रखा है, दोनों का अपना अपना प्रमोटर है। कोई डाउट नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर करके बात करिएगा। क्लियर हो गया? अब आइए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लैक ऑफ। क्लियर हो गया? आइए लैक ऑफ का हम लोग बात करते हैं, तो इसको यहाँ पे मिटा करके लैक ऑफ के लिए हम लोग बात करते हैं। आइए, सबसे पहली बात है कि जो लैक ऑफ है उसका नाम लैक ऑफ क्यों पड़ा? तो यहां पे आपका क्या है, एक ऑपरोन का नाम, ऑपरोन बहुत सारा है, लैक ऑपरोन, ट्रिप ऑपरोन, आराबिनोज ऑपरोन, स्टीडिन ऑपरोन, भेलिन ऑपरोन, बहुत सारा ऑपरोन। लेकिन आपके एनसीईआरटी में केवल लैक ऑपरोन का चर्चा है। मैं लैक ऑपरोन के साथ में ट्रिप ऑपरोन भी आपको बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो मैं बोला यहाँ पे लैक ऑपरोन, यदि आप बोलोगे लैक ऑपरोन का यदि तुम बात करोगे, यही सबसे पहला ऑपरोन खोजा गया, जिसको खोजा है जैकब और मोनोड। क्लियर हो गया? इकोलाई में खोजा है। क्लियर? अब ये लैक ऑपरोन क्या करता है, तो लैक्टोज के ब्रेकडाउन को रेगुलेट करता है, लैक्टोज को तोड़ता है। ये लैक ऑपरोन जो है ये रेगुलेट होकर के किसको ब्रेक करता है, तो लैक्टोज को ब्रेक करता है। लैक्टोज को किसमें ब्रेक करता है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसका मतलब ये बोल सकते हो ना कि लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलके बना है, यानी ये डाइसैकेराइड है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है, लैक्टोज नहीं देता है, डाइसैकेराइड दे दिया आपका, तो लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। किस किस से मिलके बना है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलके बना है। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर करिएगा। तो यानी लैक ऑपरोन क्या है, तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, यानी लैक्टोज को तोड़ता है। तो बोल सकते हैं ये केटाबोलिक ऑपरोन है। नहीं समझ में आया? क्यों बोले केटाबोलिक ऑपरोन है? क्योंकि तोड़ता है, तोड़ने वाला काम केटाबोलिज्म होता है, सिंथेसिस करने वाला काम एनाबोलिज्म होता है। ट्रिप ऑपरोन एनाबोलिक हो गया। क्लियर हो गया? तो ये केटाबोलिक ऑपरोन। दूसरी बात, यदि लैक्टोज होगा तभी ये लैक ऑपरोन उसको तोड़ने का काम करेगा। यदि लैक्टोज नहीं होगा तो लैक ऑपरोन उसको तोड़ने का काम नहीं करेगा। इसका मतलब लैक्टोज रहेगा तो इसको इंड्यूस कर देगा कि तुम एंजाइम बना के हमको तोड़ दो। ये लैक्टोज जो होगा ये लैक ऑपरोन को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा कि तुम एंजाइम बना के मेरे को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो ये बोल सकते हैं कि जो लैक ऑपरोन है ये तो केटाबोलिक ऑपरोन है ही, और साथ में इंड्यूसिबल ऑपरोन भी है, इंड्यूसिबल ऑपरोन भी है। कैसे बोला? क्योंकि जब लैक्टोज है तब लैक ऑपरोन का स्विच क्या होगा, ऑन होगा, और यदि लैक्टोज नहीं होगा तो लैक ऑपरोन का स्विच क्या होगा, ऑफ होगा। यानी लैक्टोज होगा तब लैक ऑपरोन एंजाइम बना करके लैक्टोज को तोड़ेगा, और यदि लैक्टोज नहीं होगा मीडियम में तो लैक ऑपरोन एंजाइम नहीं बनाएगा, यानी स्विच ऑफ कर लेगा। कोई डाउट? तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि लैक्टोज जो है इसके द्वारा जो एंजाइम बनाया जाता है उसका सबस्ट्रेट है। तो यानी ये बोल सकते हैं कि यदि सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो लैक ऑपरोन ऑन होगा, लैक ऑपरोन क्या होगा, ऑन होगा, और ऑन होने से क्या होगा, एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और ये जो एंजाइम होगा ये किसको ब्रेक कर देगा, तो लैक्टोज को ब्रेक कर देगा। नहीं समझ में आया? क्या बोले बोलो तो? मैं बोला यहाँ पे कि यदि सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज यदि प्रेजेंट होगा तो लैक ऑपरोन क्या होगा, ऑन होगा, ऑन होने से क्या बनेगा, एंजाइम, और एंजाइम जो होगा वो किसको तोड़ देगा, लैक्टोज को। किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ देगा। और टूट जाने के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर लैक ऑपरोन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी ये है तो उसको इंड्यूस कर रहा है, और ये नहीं है तो इंड्यूस नहीं कर रहा है।
कोई डाउट इसमें? एकदम क्लियर। तो ये बोल सकते हो ना कि सबस्ट्रेट प्रेजेंट तो लैक ऑफ ऑन क्या होगा? ऑन होगा। अब देखेंगे मैकेनिज्म की ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अच्छा रेगुलेशन के मामले में ये लैक ऑफ ऑन जो है रेगुलेशन के मामले में क्या है? डिप्रेशिएबल ऑफ ऑन है ना। कैसे? क्योंकि जो इनहिबिटर होता है वो क्या करता है? बना करके प्रोडक्ट और ऑपरेटर पे बाइंड करके उसको स्विच ऑफ करता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लेकिन इतना इंफॉर्मेशन आपके पास में है, लैक ऑफ ऑन लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है, और लैक्टोज को जो तोड़ता है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ता है। और ये जो आपका लैक्टोज होता है ये डाइसैकराइड है, और ये कब तोड़ता है? तो जब लैक ऑफ ऑन क्या होता है कि लैक ऑफ ऑन का स्विच ऑन होता है। स्विच लैक ऑफ ऑन का क्या होगा? स्विच ऑन होगा। हम आपको दिखा देंगे। अच्छा, लैक ऑफ ऑन को कैटाबोलिक ऑफ ऑन क्यों बोलते हैं? तो कैटाबोलिक इसलिए क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है। अच्छा, इंडिशिबल क्यों बोलते हैं? तो लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब ये ऑन होता है, यदि लैक्टोज ऑफ होगा तब ये क्या होगा? तो यदि लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, और लैक्टेज प्रेजेंट होगा तो ये ऑन हो जाएगा। एकदम आपका एग्जाम्पल है बचपन में, अभी तो आप लोग का बचपन ही चल रहा है। जैसे क्या होता था कि घर पे पिताजी हैं तो किताब कॉपी खोल के बैठे हुए हैं, यानी पिताजी हैं तो इंड्यूस कर रहे हैं। जैसे अभी आप घर पे होइएगा तो पिताजी होंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंड्यूस कर रहे होंगे। और जैसे पिताजी कहीं गए, लॉकडाउन अभी खत्म हो गया है तो कहीं गए तो आपका पढ़ाई बंद, यानी पिताजी है तो पढ़ाई हो रहा है, पिताजी नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इंडिशिबल ऑपरेंड है, यानी आपके फादर प्रेजेंट हैं तो पढ़ाई हो रहा है, और फादर यदि आप चले गए कहीं तो आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब फादर हैं तो इंड्यूस कर रहे हैं कि पढ़ो, उनका एक मैग्नेटिक फील्ड है, उनके डर से आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? इंडिशिबल। लेकिन एक बच्चा है, उनके पेरेंट वहां है या नहीं है और फिर भी वो पढ़ रहा है, तो नॉन इंडिशिबल टाइप का हो जाएगा, मतलब उसको इंड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। लैक ऑफ ऑन का जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, उसको बना करके हम लोग समझने का काम करते हैं। ये आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, इसको अब यूज करेंगे हम लोग। आइए, मैं बोला था कि कोई भी ऑपरेंड होगा तो उसमें प्रमोटर होगा, रेगुलेटर होगा, ऑपरेटर होगा और स्ट्रक्चरल जीन होगा। यही ना बोले? क्या क्या बोले? बोलो तो कोई भी ऑपरेंड होगा तो उसमें क्या होगा? प्रमोटर होगा, रेगुलेटर होगा, ऑपरेटर होगा और स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो यदि आप इसी ऑपरेंड को यदि ऑपरेंड कर लीजिएगा ना, एस कर लीजिएगा, तो सारी चीज आपके आ जाएगी। क्या आ जाएगा? ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर और एस लगा देते तो स्ट्रक्चरल जीन हो जाता। तो एक ऑपरेंड में क्या क्या होगा? तो ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा, रेगुलेटर होगा, और यदि एस लगा देते तो स्ट्रक्चरल जीन भी हो जाता। कोई डाउट नहीं है? स्ट्रक्चरल जीन, ऐसे स्ट्रक्चरल जीन नहीं है तो यहाँ पे एक्सॉन, ई से एक्सॉन होता है, और एमआरएनए जो प्रोकैरियोट का होता है उसमें केवल एक्सॉन होता है। क्लियर हो गया? तो इसी वर्ड को दिमाग में रखिएगा कि एक ऑपरेंड में जो लिखा हुआ है उसी को पकड़ करके उसको डील कर देना। यदि आपसे कोई पूछ दे कि ऑपरेंड में क्या क्या मिलेगा, तो ऑपरेटर मिलेगा, प्रमोटर मिलेगा, रेगुलेटर मिलेगा और स्ट्रक्चरल जीन मिलेगा। लेकिन चूंकि स्ट्रक्चरल जीन नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई मतलब एक्सॉन। एक्सॉन जो होगा, कोई भी एमआरएनए होगा प्रोकैरियोट का, उसमें एक्सॉन होगा, वही एक्सॉन जो होगा वो जीन का कॉपी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप इसी से पकड़िएगा। अब आइए हम लोग बनाते हैं लैक ऑपरेंड। लैक ऑपरेंड, तो लैक ऑपरेंड यदि बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डीएनए लिए, और डीएनए आपको पता है ना कि डबल स्टैंडर्ड होता है, पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है? तो एंटी पैरेलल होता है। तो एक का डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा का स्टैंड का डायरेक्शन होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर करिएगा? क्लियर। अब यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक प्रमोटर होगा, और ये जो प्रमोटर होगा ये रेगुलेटर का प्रमोटर होगा। लेकिन यहाँ पे जो रेगुलेटर है वो इनहिबिट करने का काम करता है, इसलिए करके यहाँ पे इनहिबिटर बोलते हैं इसको। आई, यहाँ पे आई फॉर इनहिबिटर, आई फॉर नॉट इंड्यूसर। ये इनहिबिटर जीन है। कौन सा जीन है? इनहिबिटर जीन है। ये आपका आई इनहिबिटर जीन है। तो ये जो इनहिबिटर जीन आपका है, इस इनहिबिटर जीन का अपना प्रमोटर है, कोई डाउट नहीं है। तो याद रखिएगा ये डीएनए के ऊपर ही ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो ये आई फॉर इनहिबिटर लिख दे रहा हूं बाबू,
ये इनहिबिटर जीन है, इनहिबिटर जीन है, ये इनहिबिटर जीन है, यहां पे क्लियर करिएगा, इनहिबिटर जीन है। और इनहिबिटर जीन का अपना प्रमोटर है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे क्या होगा, इधर एक प्रमोटर होगा पहले, और ये जो प्रमोटर होगा ये प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन का होगा। ये प्रमोटर किसका है, तो रेगुलेटर जीन, और यहाँ पे रेगुलेटर जीन कौन है, तो इनहिबिटर जीन है। तो यहाँ पे ये प्रमोटर इस इनहिबिटर जीन का है और ये प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन का होगा। और हम लोग बना रहे हैं कौन सा ऑपरोन, तो लैक ऑपरोन। तो ये जो प्रमोटर होगा ये स्ट्रक्चरल जीन का होगा, और प्रमोटर जीन के बगल में आपका ऑपरेटर होगा जो कि स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करेगा, ऑपरेटर होगा जो कि स्ट्रक्चरल जीन को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, इधर आपका होगा सिस्ट्रॉन। तो लैक ऑपरोन में 3 सिस्ट्रॉन होते हैं, लैक ऑपरोन में 3 सिस्ट्रॉन होता है, और वो जो सिस्ट्रॉन होता है वो होता है ज़या, Z Y एंड A, ज़या। और ये जो सिस्ट्रॉन है, इस सिस्ट्रॉन को बोलते हो सिस्ट्रॉन Z, CIST, सिस्ट्रॉन Z, सिस्ट्रॉन Y एंड सिस्ट्रॉन A। और ये सब सिस्टोन को मिला करके आप बोलते हो स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। मैं आपको बहुत पहले पढ़ा रखा हूं कि स्ट्रक्चरल जीन में एक सिस्टोन भी हो सकता है, मोर देन 1 सिस्टोन भी हो सकता है। प्रोकैरियोट के केस में मोर देन 1 सिस्टोन मिलकर के स्ट्रक्चरल जीन बनाया, और यूकैरियोट के केस में एक स्ट्रक्चरल जीन में एक ही सिस्टोन। सिस्टोन जनरली वो होता है जो कि सिस्टोन वो होता है जो कि एमआरएनए बनाए और एमआरएनए से प्रोटीन बने। सिस्टोन वर्ड उसके लिए लगाते हैं जो सिस्टोन एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, जो एमआरएनए बनाए और प्रोटीन बनाए, यानी प्रोटीन बनाने वाले जीन को हम लोग सिस्टोन बोलते हैं। आरआरएनए बनाने वाले जीन को हम लोग सिस्टोन नहीं बोलते हैं, आपका टीआरएनए बनाने वाले जीन को सिस्टोन नहीं बोलते। प्रोटीन बनाने वाला जो जीन होता है जो कि एमआरएनए की मदद से बनता है, उस जीन को हम लोग सिस्टोन वर्ड बोलते हैं। स्ट्रक्चरल जीन में मोर देन 1 सिस्टोन हो सकता है, जैसे लैक ऑपरोन में 3 सिस्टोन है, ज़या, Z Y एंड A। कोई डाउट नहीं है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में, ई कोलाई बैक्टीरिया है, और इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है ई कोलाई, उस ई कोलाई के अंदर में हम लोग ये स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं। चलिए, ये आपका है ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर पढ़ रहे हैं, ये आपका उसका ई कोलाई का सेल वाल है। तो हम अभी बैक्टीरिया नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हो गया, और इस बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए है, और इस डीएनए पे ये सीक्वेंस ऑपरोन प्रेजेंट है। और ऑपरोन में नाम ही में है कि क्या क्या होगा, तो आपको पता ही है, ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा, रेगुलेटर होगा, और एस लिख देते तो क्या हो जाता, तो आपका स्ट्रक्चरल जीन हो जाता। तो ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो इनहिबिटर है ये ऑलवेज एक्टिव होता है, ऑलवेज एक्टिव होता है। ऐसे भी जो भी इनहिबिटर होगा वो हमेशा एक्टिव रहने करता है। कोई भी जगह पे, किसी भी जगह पे तुम देखोगे जो इनहिबिटर टाइप के होंगे वो हमेशा एक्टिव रहेगा, दिन रात एक्टिव रहेगा। लेकिन जो सही काम करने वाला होगा वो इनएक्टिव भी हो जाता है। लेकिन इनहिबिटर ऑलवेज क्या होगा, एक्टिव होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल प्लांट में ही लेके दिखा देते हैं, जैसे घास है और धान है। तो ये जो ग्रास है ये नेगेटिव वाला है, यानी इस ग्रास से ह्यूमन बीइंग को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं, लेकिन जो धान है उससे ह्यूमन बीइंग को डायरेक्ट बेनिफिट है। तो ये जो धान है इसको तुम देखोगे कि जहां लगाओगे उसी जगह लग के रह जाएगा, ये अपने से आगे नहीं बढ़ेगा। और घास को लगाओ भी नहीं तब भी लग जाएगा और पूरे फील्ड को कवर भी कर लेगा। इसका मतलब हो गया वो इनहिबिटर है, लेकिन क्या एक्टिव है और तेजी से क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। लेकिन ये जो धान है ये एक्टिव नहीं है। जब इसको लगाया गया, एक्टिव किया गया तो एक्टिव हुआ, नहीं किया तो नहीं हुआ। ये इनहिबिटर है जो कि ऑलवेज एक्टिव होगा और इसका प्रोडक्ट हमेशा बनता रहेगा। तो इसका मतलब इनहिबिटर जीन जो होता है यहाँ पे ऑलवेज एक्टिव होता है। ये जो आप इनहिबिटर जीन यहाँ पे बोले हैं, तो ये आई जो इनहिबिटर जीन है, इसको आप इनहिबिटर जीन जो बोले, ये ऑलवेज एक्टिव होगा, ऑलवेज एक्टिव,
ऑलवेज एक्टिव होने का मतलब इसका प्रोडक्ट हमेशा बनता रहेगा। मैं ये जो आई फॉर इनहिबिटर जीन बोला, तो इसी को मैं बोल दिया कि आई जो होगा ये ऑलवेज एक्टिव होगा और इसका प्रोडक्ट हमेशा बनता रहेगा। कोई डाउट है? यानी इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना सिंथेसिस करेगा तो करेगा। आइए नेक्स्ट। तो इसका मतलब हो गया कि जो इनहिबिटर जीन है ये अपना प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर पे आकर के बाइंड कर लेगा आरएनए पॉलीमरेज। कौन बाइंड कर लिया? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जब प्रमोटर पे बाइंड किया, आरएनए पॉलीमरेज दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया तो ये आगे मूव कर जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आगे मूव करेगा इनहिबिटर पे। तो जैसे ही इनहिबिटर जीन पे वो मूव करेगा तो उसका बना देगा वो एमआरएनए। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। तो मैं बहुत पहले भी बोला था, मेंडेलियन जेनेटिक्स जब पढ़ा था, जैसा जीन वैसा एमआरएनए, वैसा प्रोटीन वैसा एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? तो मैं बोला यहाँ पे, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बाइंड कर गया कहां पे? तो प्रमोटर पे, और बाइंड करके ये मूव कर गया किधर? तो इनहिबिटर के तरफ। और इनहिबिटर जीन से जब वो आरएनए पॉलीमरेज मूव किया तो वहां से वो बना दिया क्या? तो एमआरएनए। और प्रोकैरियोट में कैसे एमआरएनए बनता है वो आपको हम पढ़ा रखे हैं ट्रांसक्रिप्शन में। बस उसी प्रोसेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन लगा करके यहाँ पे क्या कर दिया? ये एमआरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये एमआरएनए से आपका बन गया प्रोटीन। तो ये एमआरएनए से जब प्रोटीन बना होगा तो यानी ट्रांसलेशन होगा। ये भी मैं आपको पढ़ा रखा हूं, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन से ये आपका प्रोटीन बन गया है, ये प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो बना है ये इनहिबिटर प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? इनहिबिटर प्रोटीन। इनहिबिटर प्रोटीन जो क्या होगा? ऑलवेज एक्टिव होगा। ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव, ये ऑलवेज एक्टिव होगा। और ऑलवेज एक्टिव होगा तो क्या करेगा? ये आ करके बाइंड कर लेगा ऑपरेटर पे। कहां बाइंड करेगा? ऑपरेटर पे आकर के ये बाइंड कर लेगा। इस तरीके से ये ऑपरेटर पे आकर के यहां पे बाइंड कर लेगा। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। देखिएगा यहाँ पे, देखिए हम ऑपरेटर पे ला करके इसको इस जगह पे हमने यहाँ पे बाइंड करवा दिया। आपको ऑपरेटर पे आकर के बाइंड कर लेगा। और ऑपरेटर पे जब ये बाइंड कर लेगा इनहिबिटर प्रोटीन, तो इस प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे लिख दिया पोली, लिख दिया तो समझ आना पॉलीमरेज है, ये इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा। एरो को रिटर्न कर दिया। हो गया? एरो देखिएगा, एरो को रिटर्न कर दिया। ये आया था इस प्रमोटर पे बाइंड करने, लेकिन बाइंड नहीं किया तो फिर जहां था वहीं पहुंच गया। एरो ध्यान रखिएगा। हो गया? ये इसलिए आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि ऑपरेटर पे कौन बाइंड किया हुआ था? इनहिबिटर प्रोटीन, जो कि इस प्रमोटर के सीक्वेंस पे भी देखिए थोड़ा सा पोर्शन पड़ा हुआ है। यानी ये जो इनहिबिटर प्रोटीन है ये ओवरलैप कर गया है किसके साथ में? तो ऑपरेटर पे तो है ही, और साथ में प्रमोटर के साथ भी ओवरलैपिंग करवा दिया है। इस लेकर के आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पा रहा। और या ऐसे बोल सकते हो कि जब ऑपरेटर पे इनहिबिटर प्रोटीन बाइंड किया, ये जो प्रमोटर का जो कन्फर्मेशन था इसको चेंज कर दिया। यानी ये जो प्रमोटर का कन्फर्मेशन था जिससे कि आपका आकर के, जैसे मान लो कि ये प्रमोटर है तो इसका कन्फर्मेशन ऐसा है, तो ये आकर के आरएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड कर लिया। यदि हम इस कन्फर्मेशन को चेंज कर देंगे तो ये इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा। सपोज यदि मान लो कि आरएनए पॉलीमरेज है आपका, तो आरएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन है, यहाँ पे आपका इस सपोज ये प्रमोटर मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? प्रमोटर। ये प्रमोटर पे ये कन्फर्मेशन है। अब यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया। ये आरएनए पॉलीमरेज इस कन्फर्मेशन के कारण इसमें आकर के घुस करके बाइंड कर दिया। यदि कोई इस पे एक हथौड़ी मार दे प्रमोटर के ऊपर, ऐसा कन्फर्मेशन को चेंज कर दे, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर, तो ये इस पे क्या बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई डाउट इसमें? तो वही काम क्या हो गया कि ऑपरेटर पे जैसे इनहिबिटर प्रोटीन बाइंड किया तो ये प्रमोटर का कॉन्फ़िगरेशन या कन्फर्मेशन क्या हो गया? 3D स्ट्रक्चर वो चेंज कर गया, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज उस पर बाइंड नहीं कर पाया। किस पे बाइंड नहीं कर पाया? तो प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाया। यदि ये प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं किया तो ये आगे मूव नहीं करेगा। तो आगे यदि आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या?
ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी ये आगे मूव नहीं किया, तो इसका मतलब हुआ कि जेड का, वाई का और ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो आपका एमआरएनए बनेगा जेड वाई ए, ये नहीं बन पाएगा। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है, यानी एक ही एमआरएनए पे 3 सिस्टोन प्रेजेंट है, जेड का भी, वाई का भी और ए का भी। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और जब ये एमआरएनए नहीं बन पाएगा तो इस एमआरएनए का सिस्टोन से जो प्रोटीन बनना था, सिस्टोन से जो प्रोटीन बनना था, तो सपोज मैं इसको मान लिया P1, इससे बनता P2, इससे बनता P2 और इससे बनता P3, तो ये प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और जब ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये प्रोटीन इसलिए नहीं बना क्योंकि जब एमआरएनए बना ही नहीं तो ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ होगा। क्या नहीं हुआ होगा? तो ट्रांसलेशन नहीं होगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो P1 नहीं बनेगा, P2 नहीं बनेगा, P3। और यदि P1 नहीं बना होगा तो इंजाइम E1 नहीं बनेगा, इंजाइम E2 नहीं बनेगा और इंजाइम E3 नहीं बनेगा। तो ये बोल सकते हैं कि लैक ऑफ प्रोन अभी स्विच ऑफ कंडीशन में है। लैक ऑफ प्रोन अभी किस कंडीशन में? तो स्विच ऑफ कंडीशन में है। स्विच ऑफ इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है इंजाइम के फॉर्मेट में। यदि स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस कर जाए तो समझ जाना कि स्विच ऑन है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। जया है, जेड वाई ए, ऐसे लिखिएगा जया, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रक्चरल जीन जो आपका जया हो गया, यहाँ पे जेड वाई ए। अब ये स्विच ऑफ कंडीशन है। स्विच ऑफ कंडीशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो इनहिबिटर है ये ऑपरेटर पे बाइंड किया हुआ है। ठीक हो गया? और ये ऑपरेटर पे इसलिए बाइंड किया हुआ है क्योंकि मीडियम में लैक्टोज नहीं है। अभी दिखा देंगे स्विच ऑन करवा के आपको, स्विच ऑन करवा के आपको दिखा देंगे किस तरीके से स्विच ऑन होगा। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि इनहिबिटर ऑलवेज एक्टिव होता है और ये जाकर के यहाँ पे क्या हो गया? बाइंड कर लिया। तो बाइंड यदि कर लिया यहाँ पे तो इसका मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाया जो कि स्ट्रक्चर जीन का प्रमोटर था, इसलिए कि ये आगे मूव नहीं कर पाया, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, जिसके कारण एमआरएनए नहीं बना। ये काट दिया यहाँ पे, ये कटिंग हो गया तो एमआरएनए नहीं बना, और एमआरएनए नहीं बना तो ट्रांसलेशन नहीं हुआ, और ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो ये ट्रांसलेशन भी, ये कटिंग है, ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हुआ। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन होने की प्रश्न ही नहीं है। तो ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो जेड का प्रोटीन नहीं बना, वाई स्ट्रक्चर जीन का प्रोटीन नहीं बना और ए स्ट्रक्चर जीन का प्रोटीन नहीं बना। यानी सिस्टोन ए का नहीं बना प्रोटीन, सिस्टोन वाई का नहीं बना और सिस्टोन जेड का आपका प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हुआ। और जब प्रोटीन नहीं बना तो वो प्रोटीन फोल्ड करके इंजाइम नहीं बना पाया E1, इंजाइम नहीं बना पाया E2 और इंजाइम नहीं बना पाया E3। मैं जेड के प्रोटीन को लिखा हूं P1, वाई के प्रोटीन को लिखा हूं P2 और ए के प्रोटीन को लिखा हूं P3। और E1 प्रोटीन का इंजाइम हो गया E1, P2 प्रोटीन का इंजाइम हो गया E2 और P3 प्रोटीन का इंजाइम हो गया E3। ये नहीं बना। और अभी आप बोल सकते हो कि स्विच क्या है? तो स्विच ऑफ है। इसलिए स्विच ऑफ है क्योंकि स्ट्रक्चर जिनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर जिनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, इसलिए करके स्विच ऑफ। अब ये क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो सिस्टोन जेड है ये कौन सा एंजाइम बनाएगा, सिस्टोन वाई जो है वो कौन सा एंजाइम बनाएगा, और सिस्टोन ए जो है वो कौन सा एंजाइम बनाएगा। तो ये जो सिस्टोन जेड है, सिस्टोन जेड है, ये आपका एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिख रहा होगा पूरा क्लियर एकदम। मैं बोला कि जो जेड है, सिस्टोन जेड, ये क्या बनाता है और सब बायोटेक में यूज होगा। अभी जो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ये टोटल का टोटल बायोटेक्नोलॉजी में जाकर के यूज होगा। वहां पे रिपीट करने लगेंगे तो आपसे पूछेंगे और आपको बताना है। तो मैं बोला यहाँ पे सिस्टोन जेड जो है ये कौन सा एंजाइम को कोड करता है? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। अब ये सिस्टोन वाई, सिस्टोन वाई, ये जो सिस्टोन वाई है ये बनाता है परमीएज।
अब नाम से पता है परमीएज मतलब पार कराता होगा, परमीएज पार कराता होगा, तो ये पार कराता है लैक्टोज को। किसको पार कराता है? लैक्टोज को। क्लियर हो गया? इसका मतलब हो गया कि यदि आपको बोले कि सिस्टोन जेड जो है ये किस एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, यदि करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? तो लैक्टोज को ब्रेक करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? तो लैक्टोज को ब्रेक करेगा। किस में? तो ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। नहीं दिख रहा है यहां? एक क्लियर हो गया? यानी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। क्लियर हो गया? यहां पे नहीं लिख रहा हूं ताकि यहां पे ज्यादा चीज लिखने से दिक्कत हो जाए, लेकिन इस जगह इसी को हम यहां पे लिख करके आपको क्लियर कर रहे हैं। तो सिस्टोन जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करेगा और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सब्सट्रेट हो गया लैक्टोज, जिसको तोड़ेगा किसमें? ग्लूकोज, जीएलयू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। कोई डाउट नहीं है? और आपका सिस्टोन वाई ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन का सिस्टोन है और ये सिस्टोन वाई जो एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा परमीएज। ये परमीएज क्या करेगा? लैक्टोज को सेल के अंदर लेके आएगा, पार कराएगा। तो पार कराने, या पार मतलब परमीएज, परमीएज मतलब पार करा देगा। नाम में एकदम लग रहा है कि परमीएज मतलब पार करा देगा। क्लियर हो गया? और एक जो आपका सिस्टोन ए है, सिस्टोन ए, ये सिस्टोन ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। यानी ये एसिटाइलेशन करके डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब एक जगह से एसिटाइल ग्रुप को दूसरी जगह ट्रांसफर करके, ट्रांस मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, इसीलिए करके बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। कोई डाउट नहीं है? तो ट्रांस एसिटाइलेशन करता है, इसलिए कि इस एंजाइम का नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करेगा लैक्टोज को, किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। वाई से परमीएज जो पार कराएगा किसको? लैक्टोज को। कहां? तो बाहर से सेल के अंदर। और सिस्टोन ए जो होगा वो होगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया? आइए सेल के अंदर अब इसको रिवर्स करेंगे। अब यहां से क्या करेंगे? रिवर्स करना शुरू करेंगे। अभी यहां पे जो है ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को जो भोजन दिया गया उस भोजन में लैक्टोज दिया गया। नहीं दिख रहा? अभी ये जो भोजन हमको, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को जो खाने के लिए दिया गया तो उस खाना में लैक्टोज प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? अभी जैसे मान लो कि हम लोग हैं तो हम लोग को खाना मिलेगा, तो खाना तो अभी बॉडी के बाहर रहेगा, जब उसको इनटेक करेंगे तब ना बॉडी के अंदर जाएगा। तो एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया को जो न्यूट्रिएंट दिया गया उसमें क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज। तो इस लैक्टोज को पहले अंदर लाएगा तब ना इस बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगा तो काम करेगा। अभी आपको खाना दे दिया गया, आप यदि अंदर खाना को लीजिए ही नहीं, इनटेक करिए ही नहीं, तो आपको एनर्जी मिल जाएगा क्या? तो आपको पहले क्या कराना पड़ेगा? इनटेक कराना पड़ेगा। तो यदि मीडियम में बैक्टीरिया को जो हम लोग खाने के लिए दिए हैं, यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को पहले क्या करना पड़ेगा? मीडियम से बैक्टीरिया के सेल के अंदर लाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और बैक्टीरिया के सेल के अंदर यदि लैक्टोज को लाएगा तो उस एंजाइम का नाम अभी अभी बोला है परमीएज। और ये किसी भी बैक्टीरिया में हमेशा प्रेजेंट होता है, कम एंड बेसी हमेशा परमीएज प्रेजेंट होगा। ये हो गया? तो यहां पे परमीएज जो है, ये जो परमीएज एंजाइम है, परमीएज, ये क्या किया? जो लैक्टोज बाहर में था उसके लिए ये बैक्टीरिया को परमिएबल बना दिया। परमिएबल मतलब पार कर जाना, परमीएज से परमिएबल हो गया। यानी परमीएज क्या किया? बैक्टीरिया को लैक्टोज के लिए क्या बना दिया? परमिएबल बना दिया, लैक्टोज के लिए परमिएबल। और जब परमीएज एंजाइम का बात बोलेगा तो परमीएज जो होगा किस सिस्टोन से कोड किया जाएगा? यानी कौन सा सिस्टोन होगा जो परमीएज बनाएगा? तो वाई वाला। ये तो जेड वाला याद ही रहेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ए से एसिटाइलेज, ए से एसिटाइलेज, तो बच गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि ये बायोटेक में भी हम आपका यूज करेंगे सिस्टोन जेड का।
क्लियर हो गया। तो अब क्या हो गया कि मीडियम में आपका लैक्टोज प्रेजेंट है, तो कौन सा एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया को परमिएबल बना दिया लैक्टोज के लिए, तो परमिएज एंजाइम। और किस जीन से कोड किया गया है, तो किस स्ट्रक्चरल जीन से, तो हिस्टोन वाई से। क्लियर हो गया। अब ये जो लैक्टोज जो है, ये लैक्टोज जो पार किया यहां पे, ये लैक्टोज पार किया एलो लैक्टोज के फॉर्म में। ये जो लैक्टोज यहां पे था, ये लैक्टोज को परमिएज जो पार करवाया, तो ये आ गया एलो लैक्टोज के फॉर्म में, एलो लैक्टोज। अब यहां पे क्या हो गया कि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट था, उस लैक्टोज को बैक्टीरिया के सेल के अंदर लेके कौन आया, परमिएज, और ये जो लेके आया ये हो गया एलो लैक्टोज। आपके एनसीईआरटी का लाइन है एलो लैक्टोज। कोई डाउट है? पूरा क्लियर? पहले इसी को क्लियर कर लीजिए। तो यहां पे ये मैं लिखा हूं परमिएज, और ये परमिएज को कौन बनाएगा, तो यहां पे आपका लिखा हुआ है सिस्टोन वाई। काम भी बता दिया, परमिएबल कर देगा। परमिएबल का मतलब पार करा देने वाला, परमिएज परमिएबल कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया को परमिएबल बना दिया कौन, परमिएज। किसके लिए? लैक्टोज के लिए। और वो लैक्टोज जब वहां से पार करके आया तो किस फॉर्मेट पे आया, तो एलो लैक्टोज के फॉर्मेट पे आया। अब ये एलो लैक्टोज क्या करेगा, ये जो एलो लैक्टोज है, ये जो इनहिबिटर ऑलवेज एक्टिव रहता था, इसको इनएक्टिव कर देगा। यानी यहां पे यही वाली बात हो गई, शेर पे सवा से, शेर पे सवा से। ये ऑलवेज एक्टिव रह करके इसको यहाँ पे इनएक्टिव किया जाता था, अपने एक्टिव और दूसरे को इनएक्टिव किए हुआ था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्टिव जब तक रहेगा तब तक किसको इनएक्टिव किए रहेगा, और इसको यदि इनएक्टिव कर दिया जाए तो ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो एलो लैक्टोज है और ये हमेशा बनता रहेगा, ये जो इनहिबिटर का जीन है ये ऑलवेज क्या होगा, ऑपरेट होता रहेगा, और ये इनहिबिटर प्रोटीन ऑलवेज सेल में बनता रहेगा, बैक्टीरिया के सेल। कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ये एलो लैक्टोज आएगा तो ये एलो लैक्टोज इसके साथ, ये जो बनेगा इसके साथ बाइंड करेगा। यानी एलो लैक्टोज ऊपर लिखता हूं एलो लैक्टोज ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो एलो लैक्टोज है ये पार करके जो आया ये हो गया एलो लैक्टोज। ये एलो लैक्टोज जो है, ये एलो लैक्टोज एंड ये आपका इनहिबिटर आपस में, ये एलो लैक्टोज जाकर के इनहिबिटर के साथ क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। और बाइंड करने के बाद ये जो इनहिबिटर के साथ वो जाकर के एलो लैक्टोज बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद इसको इनएक्टिव कर देगा। ये जो इनहिबिटर आपका है, ये जो इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर, बस इतना लिख दिया, ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये दिख रहा होगा, इनहिबिटर क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों इनएक्टिव हो गया, तो आपका क्या हुआ कि ये जो आपका एलो लैक्टोज है वो किसके साथ बाइंड कर लिया, तो इनहिबिटर के साथ बाइंड कर लिया, और इनहिबिटर को क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। यहां पे आपको, उस जगह पे आपको तो दिख ही रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पे भी आपको दिखा देते हैं। ये जो आपका इनहिबिटर था, इसके साथ में आप यदि एलो लैक्टोज को जोड़ दिए, प्लस कर दिए, ये दिखा होगा, ये एलो लैक्टोज को आपने यहाँ पे एलो लैक्टोज लिखा है, ये एलो लैक्टोज, ये दोनों को यदि आप कंबाइन कर दिया, ये इनहिबिटर ये एक्टिव है। जब इसके साथ कोई बाइंड नहीं किया हुआ है, इस इनहिबिटर के साथ, आई फॉर इनहिबिटर के साथ ये बाइंड नहीं किया हुआ है, ये एक्टिव है। क्लियर हो गया। और ये एलो लैक्टोज इसके साथ में यदि बाइंड कर ले तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब जब कंबाइंड यहां पे करेगा तो इस जगह पे ये क्या होगा कि ये एलो लैक्टोज और इनहिबिटर, ये दोनों जब आपस में मिल गया तो ये इनएक्टिव हो गया। यानी इसकी टेंडेंसी थी कहां, तो ऑपरेटर पे बाइंड करने का, जब वो एक्टिव था तब। लेकिन जैसे ही आपका एलो लैक्टोज आया तो उस इनहिबिटर के साथ बाइंड करके उसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। तो अब उसकी टेंडेंसी नहीं होगी कि वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर हो गया।
तो एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा साइड से चीजें दे रहा हूं ताकि आपके चीजें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। ये कब तक एक्टिव रहेगा? जब तक इसके साथ में एलो लैक्टोज बाइंड नहीं कर ले। और ये जब एक्टिव रहेगा तो ये क्या करेगा, इधर इनएक्टिव कर देगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी हमारा लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर आ गया है एलो लैक्टोज के फॉर्म में और लाने वाला है परमीएज। अब ये एलो लैक्टोज और ये इनहिबिटर दोनों बाइंड कर लिया और बाइंड करके इनहिबिटर जो था एक्टिव उसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। कोई डाउट नहीं है? अब ये जो इनएक्टिव इनहिबिटर है और इस पे भी बाइंड करके, ये जो एलो लैक्टोज है इस पे भी बाइंड करके इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करवा देगा और यहां से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्लियर हो गया? तो इस पे भी एलो लैक्टोज क्या करेगा, बाइंड करेगा और इसके 3D स्ट्रक्चर को चेंज करके यहां से भी इस प्लेस से इसको यहां से रिमूव कर देगा और ये भी अब आपका ये इनएक्टिव, ये भी आपका जो यहां से निकलेगा वो इनएक्टिव इनहिबिटर के रूप में निकलेगा। और ये जो इनएक्टिव इनहिबिटर होगा, ये जो इनएक्टिव इनहिबिटर होगा, ये इनएक्टिव इनहिबिटर ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, फेल्स टू बाइंड, फेल्स टू बाइंड। को डाउट? ये बाइंड नहीं कर पाएगा। ये बाइंड इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर गया, चेंज कर दिया। जैसे ही इस इनहिबिटर के साथ में एलो लैक्टोज बाइंड किया, कि एलो लैक्टोज के बाइंड करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर गया, चेंज कर गया। इसलिए करके ये जो इनएक्टिव इनहिबिटर हो गया ये बाइंड नहीं कर पाएगा किससे, ऑपरेटर पे। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? एकदम पहले यहीं पे पॉइंट फोकस, पहला वाला डायग्राम क्लियर था। और अब क्या हो गया कि लैक्टोज प्रेजेंट है तब का केस देख रहा हूं। अब यहां इस ऑपरेटर पे कोई इनहिबिटर प्रोटीन नहीं बाइंड किया हुआ। ये जो इनहिबिटर है ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। इनहिबिटर किसका बना हुआ, प्रोटीन का। अब कोई इनहिबिटर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं किया हुआ है तो ये आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, इस पे जाकर के बाइंड कर लेगा। किस पे, तो प्रमोटर पे। तो ये आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, इस प्रमोटर पे जाकर के बाइंड कर लेगा। आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर हो गया? तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है कि उस प्रमोटर पे जाकर के बाइंड कर लिया और बाइंड करने के बाद क्या करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर करिएगा? इधर वाला जो पॉइंट आपका था ये तो है ही आपके पास में। अब इसको यहां से ले जाते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करना शुरू करेगा। तो आगे मूव करना शुरू करेगा तो किधर, तो स्ट्रक्चर जीन की तरफ। किधर मूव करना शुरू करेगा, स्ट्रक्चर जीन की तरफ। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम साफ कर रहे हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि अब मूव करना शुरू कर जाएगा स्ट्रक्चर जीन की तरफ। क्लियर? अब ये जब मूव करना शुरू करेगा तो इसका क्या होगा, जेड का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, वाई का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा और ए का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा। यानी अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक बंद था वो अब स्टार्ट हो गया, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और ट्रांसक्रिप्शन जब हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका बन गया क्या, तो एमआरएनए बन गया। क्या बन गया, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए आपका फॉर्म किया, ये एमआरएनए बना और इस एमआरएनए में 3 सिस्टोन है, एक जेड का है, एक वाई है और एक ए है। तो ये पॉलीसिस्टोनिक हो गया। और प्रोकैरियोट में क्या बनता है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है। और अब इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन। अब ये जो एमआरएनए है इसका क्या हो जाएगा, तो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ये जो ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, पहले प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से फिर क्या बनेगा, एंजाइम। तो हम डायरेक्ट इसका क्या कर देते हैं, एंजाइम बनाते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन होगा तो पहले प्रोटीन बनेगा और देन फोल्डिंग होकर के एंजाइम बनेगा। ये एंजाइम में आपको पढ़ा रखे हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से एंजाइम बनाते हैं। तो जो जेड वाला पोर्शन होगा, सिस्टोन जेड, वो कौन सा एंजाइम बनाएगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। तो ये जो जेड है ये बना दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। क्लियर हो गया? और ये जो वाई है, ये जो आपका वाई है ये बना देगा परमीएज। परमीएज तो जेड बना दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम और वाई जो है ये क्या बना दिया, परमीएज।
और ये जो ए जो है ये बना देगा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज यहां लिखा हुआ है आपका। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो ये तब ये एंजाइम बन पाया जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड किया और आगे मूव कर गया। यदि ये बाइंड नहीं करता तो ये आगे मूव नहीं करता, ये एमआरएनए नहीं बनता और प्रोटीन नहीं बनता उससे, और ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ट्रांसलेशन से बना प्रोटीन और फिर फोल्डिंग होकर के क्या बन गया, एंजाइम बन गया। तो ट्रांसलेशन एंड फोल्डिंग कर देते हैं, ट्रांसलेशन एंड फोल्डिंग यानी ट्रांसलेशन के बाद जो उसका फोल्डिंग हो गया तो उससे एंजाइम बन गया, कोई डाउट नहीं। तो ट्रांसलेशन एंड फोल्डिंग के बाद एंजाइम बन गया। जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमिएज एंड ए से ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये किसको तोड़ेगा, तो लैक्टोज को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में बैक्टीरिया यूज करेगा। तो ये जितने भी आपके एलोलैक्टोज आए हैं, ये जितने भी एलोलैक्टोज आपके यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये आपका इसको ब्रेक करना शुरू कर देगा कौन, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका यहाँ पे फेल्स टू बाइंड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये फेल्स टू बाइंड यानी ये आप यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाया, फेल्स टू बाइंड इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज मूव कर गया। अब ये जो एलोलैक्टोज आपका आया है, ये एलोलैक्टोज जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर आया हुआ है, ये एलोलैक्टोज, ये वाला एलोलैक्टोज यहां से बोल रहा हूं, इधर से एरो ले जाने से ज्यादा ये हो जाएगा, इसलिए यहां पे बोल रहा हूं कि ये जो एलोलैक्टोज आया हुआ है, जितना एलोलैक्टोज आया 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 6 एलोलैक्टोज यहां पे ले लिए, और उस 6 एलोलैक्टोज को क्या करेगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करेगा। किसमें ब्रेक कर देगा, तो ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में, प्लस गैलेक्टोज में। तो अब क्या हुआ कि एलोलैक्टोज इधर से खत्म हो गया, एलोलैक्टोज खत्म हो गया। अब एलोलैक्टोज यदि खत्म हो जाएगा तो ये तो लगातार बन रहा है, तो यदि लगातार बन रहा है तो ये अब यह क्या करेगा, यहाँ पे ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर लेगा, और ऑपरेटर पे बाइंड कर लेगा तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं करेगा, तो आपका एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन से फिर एंजाइम नहीं बनेगा। तो एंजाइम कौन नहीं बनेगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, परमिएज नहीं बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि एलोलैक्टोज क्या हो गया, अब्सेंट। यदि एलोलैक्टोज प्रेजेंट है तब तो इसको क्या करके रखेगा, इनएक्टिव। तो ये ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड नहीं करेगा, और ऑपरेटर पे यदि बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज मूव करके एंजाइम का फॉर्मेशन करवाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, फिर ट्रांसलेशन एंड फोल्डिंग से क्या बनेगा, एंजाइम बन जाएगा, और वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को तोड़ना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि एलोलैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तब तक ये स्विच ऑन रहेगा। पापा जी जब तक रहेंगे तब तक तुम पढ़ते रहोगे, क्योंकि इंडिशिबल है। पापा जी क्या है, इंडिशिबल, इंड्यूसर है तुम्हारे। यहां भी एलोलैक्टोज क्या है, इंड्यूसर। एलोलैक्टोज क्या, इंड्यूसर। ये इंड्यूस कर रहा है कि इसको एंजाइम बनाना है। इसका मतलब होगा कि एलोलैक्टोज जब बैक्टीरिया पूरा तोड़ देगा तो अब एलोलैक्टोज यदि नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बंद करके बर्बाद होने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए करके ये जो आपका इनहिबिटर है ये जाके कहां बाइंड कर लेगा, ऑपरेटर पे, और स्विच को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लीजिए, लेकिन इसको आप नोट डाउन कीजिए, आपके नोट्स पे भी लिखा हुआ है, अपने से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सारे एलोलैक्टोज को तोड़ दिया गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज सारे एलोलैक्टोज को तोड़ दिया। तो सारा एलोलैक्टोज जब टूट गया तो अब ये लगातार फॉर्मेशन कर रहा है ये आपका इनहिबिटर का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एलोलैक्टोज यदि खत्म हो गया, ये इनहिबिटर अब जो बनेगा ये एक्टिव हो जाएगा।
ये इनहिबिटर क्या रहेगा, तो ये बनता ही एक्टिव फॉर्मेट पे है। ये इनहिबिटर अब एक्टिव होगा और स्टेप देखिए क्या होगा, एक्टिव होगा तो ये इनहिबिटर अब क्या करेगा, ये जो ट्रांसलेशन से जो इनहिबिटर बन रहा है ये अब इनएक्टिव नहीं हो रहा है। इनएक्टिव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एलो लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं है। यदि एलो लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट रहेगा तो ये इनहिबिटर कभी भी बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर पे, यानी ऑपरेटर पे ये बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे एलो लैक्टोज आएगा सेल के अंदर कि इनहिबिटर अपने आप क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया, इनएक्टिव उसको हो जाना है, कोई डाउट इसमें नहीं है। यहाँ पे तो मैं बाइंड करवा के दिखा दे कि ऐसे बाइंड कर लिया इसलिए कि ये इनएक्टिव हो गया, लेकिन वो होता है क्या है कि वो जैसे इंटर करता है कि इनहिबिटर अपने आप क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो बाइंड करके तो ऐसा दिखाने में हमको आसानी पड़ गया, इसलिए हम आपको दिखा दिया कि इसके साथ बाइंड करके इसको इनएक्टिव कर दिया। तो ऐसा कोई बातें नहीं होती है, बस वो इंटर किया और इसमें क्या हुआ कि चेंजिंग आया, कन्फर्मेशन चेंजिंग, और ये क्या हो गया कि इनएक्टिव हो गया। लेकिन जैसे सारे एलो लैक्टोज ब्रेक कर गए तो एलो लैक्टोज जैसे ही सेल से खत्म हुआ कि इनहिबिटर फिर से एक्टिव हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इनहिबिटर अब जब एक्टिव हुआ तो ये इनहिबिटर जाकर के कहां बाइंड करेगा, तो ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड कर लेगा, और ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर रहा था उसको मूव करना बंद कर देगा, क्योंकि ये ब्रेकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्रेकर। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करके मूव नहीं कर पाएगा, यानी बाइंड भी नहीं करेगा और मूव भी नहीं करेगा। और जब ये बाइंड करके मूव नहीं कर पाएगा तो इस समय यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका स्ट्रक्चरल जीन था, ये जो आपने जिसको आपने स्ट्रक्चरल जीन बोला था, ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, यानी आपका एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये एमआरएनए भी आपका नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो कोई इंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी आपका ट्रांसलेशन एंड फोल्डिंग भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये भी इंजाइम नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा। लेकिन जो बना हुआ है परमीएज वो सेल के अंदर रहेगा, और बोला जाता है किसी किसी केस में ये भी बोला जाता है कि बहुत कम अमाउंट में ये जो आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है ये एक्सप्रेस करता रहता है। लेकिन उससे बढ़िया ये है कि परमीएज बन जाता है, और परमीएज का जो होता है टी हाफ, यानी उसका जो लाइफ टाइम होता है वो थोड़ा लंबा होता है, और वो परमीएज हमेशा सेल में प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गया, तो ये परमीएज नहीं बनेगा, लेकिन जो बना हुआ वो सेल के पास रहेगा, ताकि यही परमीएज क्या कर सके, इस लैक्टोज को, जो नया लैक्टोज आएगा उसको पार करा सके। क्लियर हो गया, तो अब यहां से क्या हो गया, ये भी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो लैकोप्रोन है ये स्विच ऑफ हो गया, यानी ऑपरेटर पे यदि इनहिबिटर बाइंड किया रहेगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, और ऑपरेटर पे यदि इनहिबिटर नहीं बाइंड किया रहेगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब आइए मीडियम में, यदि मान लीजिए कि आप लैक्टोज भी दिए हुए हैं और ग्लूकोज भी दिए हुए हैं, अब उसके मीडियम में लैक्टोज भी दिए हैं और ग्लूकोज दोनों चीज दिया हुआ है। अब आप ही से हम पहले पूछ लेते हैं, आपको खाना बना के खाना है या बना बनाया खाना है, आप प्रेफरेंस किसको कीजिएगा? बना बनाया, क्योंकि भैया हम लोग तो महान है ही, तो बैक्टीरिया हम लोग से कोई कम महान नहीं है, ये भी उतना ही बड़ा महान है। यदि वो लैक्टोज को लेगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तब उसको ग्लूकोज मिलेगा, तो यानी मेहनत करना पड़ेगा। तो हर आदमी भी मेहनत से पीछे भागता है, तो बैक्टीरिया कोई समाज से बाहर थोड़ी है, ये भी आप ही के समाज में, वायरस भी आप ही के समाज में, कोरोना वायरस अभी जान ही रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया ये भी आप ही के समाज में रहते रहते ये भी सीख लिया है कि काम करे बिना खाना मिल जाए तो वही काम करना है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि लैक्टोज को अंदर करेगा तो उसको तोड़ना पड़ जाएगा, मेहनत करना पड़ जाएगा, तो मेहनत करना ही चाहेगा नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेगा कि ग्लूकोज को लेगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि यदि बैक्टीरिया को लैक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों दिया गया है तो उस समय ये जो ऑपरोन है ये स्विच ऑन होगा कि स्विच ऑफ होगा? तो स्विच ऑफ होगा, इसलिए क्योंकि ग्लूकोज जो आएगा, तो ग्लूकोज आएगा तो यहाँ पे लैक्टोज क्या रहा, एब्सेंट हो गया, लैक्टोज आएगा ही नहीं अंदर, लैक्टोज अंदर नहीं आएगा। लैक्टोज तब अंदर आएगा जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, तो लैक्टोज अंदर नहीं आएगा, तो लैक्टोज अंदर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये जो इनहिबिटर है ये ऑलवेज एक्टिव रहेगा, और ये ऑपरेटर पे बाइंड करके इसको क्या कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा।
कोई डाउट है? क्लियर एकदम। यानी ग्लूकोज जब रहेगा तो स्विच क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। लेकिन जब लैक्टोज रहेगा मीडियम में तो स्विच ऑन रहेगा। इस तरह यदि लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों रहेगा तब भी स्विच क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों रहेगा तो स्विच ऑफ रहेगा। लेकिन यदि केवल लैक्टोज रहे, ग्लूकोज नहीं रहे, तो स्विच क्या रहेगा? ऑन रहेगा। क्योंकि लैक्टोज क्या करेगा? ये जो इनहिबिटर है, जो एक्टिव है, उसको इनएक्टिव कर देगा और इधर वाला जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन करने में मदद कर देगा। कोई डाउट नहीं है? एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिएगा। तो ये आपका प्रेफरेंस है, ये रेडीमेड भोजन हुआ और ये इसको बना करके खाने वाली बात होगी, यानी तोड़ करके तब खाना। तो ये रेडीमेड को लेगा और लैक्टोज को अंदर जाने नहीं देगा। तो इस लेकर के क्या होगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। यानी सबस्ट्रेट हो गया लैक्टोज। यदि लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो स्विच ऑन और लैक्टोज एब्सेंट होगा तो स्विच ऑफ। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट। किसका सबस्ट्रेट? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। तो सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो ये एंजाइम बनेगा और सबस्ट्रेट एब्सेंट होगा तो ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसको मिटा करके हम थोड़ा सा साफ सुथरा में कुछ लाइंस यहाँ पे आपको लिख के देते हैं। ये लाइंस को आप 2 बार कम से कम देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने का, और वो आपका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो आपका परमानेंट हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके जो कर दिए है उसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज इसको अप्लाई कर देते हैं आपके लिए। मैं बोला कि अभी आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अभी भी लिखा हुआ है, उसको मैं नहीं मिटा रहा हूं। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो किस सिस्टोन से बना हुआ? सिस्टोन जेड से बना हुआ, अटोरसा लैक्टोज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सबस्ट्रेट लैक्टोज हो गया। तो लैक ऑफ रोन क्या होता है? यदि सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो आपका क्या होगा? लैक ऑफ रोन ऑन होगा। और ऑन होने का मतलब हो गया कि ये आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीनेज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनेगा। लेकिन यदि सबस्ट्रेट एब्सेंट हो जाए, सबस्ट्रेट यदि मीडियम में एब्सेंट हो जाए तो आपका लैक ऑफ रोन क्या होगा? लैक ऑफ रोन क्या होगा? तो ऑफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। यदि लैक्टोज प्रेजेंट, लेकिन लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट है मीडियम में, तब क्या होगा? तब स्विच ऑफ हो जाएगा। क्योंकि तब लैक्टोज अंदर नहीं जाएगा, तब कौन अंदर जाएगा? ग्लूकोज अंदर जाएगा। और ग्लूकोज स्विच ऑन करवा नहीं सकता है। स्विच ऑन केवल कौन सबस्ट्रेट करवा सकता है? तो लैक्टोज। ये जो सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट है लैक्टोज। कोई डाउट नहीं है? अब आइए कुछ कंडीशंस हम आपको लेकर के दिखाते हैं। क्लियर? यदि आपको बोले लैक्टोज प्रेजेंट तो स्विच क्या होगा? लैक ऑफ रोन का स्विच, लैक ऑफ रोन का स्विच क्या होगा? तो स्विच ऑन होगा। और यदि सबस्ट्रेट एब्सेंट होगा तो लैक ऑफ रोन का स्विच क्या होगा? तो स्विच ऑफ हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? तो ये ऑन एंड ऑफ डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट। यदि सबस्ट्रेट प्रेजेंट, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट प्रेजेंट तो ऑन मतलब इंडिसिबल हो गया। इंडिसिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबस्ट्रेट है तब ऑन हो रहा है, तब इंड्यूस हो रहा है। और सबस्ट्रेट एब्सेंट है तो ये ऑफ हो जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे आपका ऑफ हो गया। तो यहाँ पे है तो इंड्यूस करके ऑन करवा दिया, और नहीं है तो इंड्यूस नहीं हो पाया। इंड्यूस नहीं हो पाया तो इसलिए क्या हो गया? ये ऑफ हो गया। कोई डाउट नहीं है? आइए, रेगुलेशन के मामले में रिप्रेसर टाइप का था। कैसे? तो जो इनहिबिटर जीन था उसका प्रोडक्ट जो प्रोटीन था वो जाकर के बाइंड करके उसको रिप्रेस कर दे रहा था, यानी वहां पे आपका सप्रेस कर दे रहा था, वो फॉर्मेशन होने नहीं दे रहा था। अब ये कुछ कंडीशन को हम लोग लोड करते हैं। आइए ध्यान से, कुछ कंडीशन केस 1 केस 2 है, लेकिन उसमें से ज्यादा हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे। लेकिन आप इसको थोड़ा सा दिमाग में सोचोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग लैक ऑफ रोन यदि हम लोग बनाए तो लैक ऑफ रोन में सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होगा? ये प्रमोटर होगा, और ये प्रमोटर किसका होगा? तो इनहिबिटर का होगा। प्लस एक प्रमोटर होगा, ये प्रमोटर किसका होगा? तो स्ट्रक्चरल जीन का होगा। और इसके बगल में कौन होगा? तो ऑपरेटर होगा। और स्ट्रक्चरल जीन कौन होगा? तो जया होगा, Z, Y एंड A। कोई डाउट नहीं है? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर होता है ये बनाता है इनहिबिटर प्रोटीन, जो कि ऑलवेज एक्टिव होता है। ये इनहिबिटर प्रोटीन जो होगा, ये इनहिबिटर प्रोटीन जो होगा ये ऑलवेज एक्टिव होगा।
तो ये जाकर के कहां बाइंड करेगा, तो ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। क्लियर हो गया, तो ऑपरेटर पे बाइंड। तो ये प्रोटीन और ये जो ऑपरेटर का जो सीक्वेंस है, इस दोनों के बीच में कुछ कंप्लीमेंट्री है। ये जो इनहिबिटर प्रोटीन है और ये जो ऑपरेटर, ये क्यों नहीं जाकर के जेड पे बाइंड कर लिया, क्यों नहीं जाके वाई पे बाइंड कर लिया, क्यों नहीं जाके ए पे बाइंड कर लिया? इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोटीन और इस ऑपरेटर के बीच में कंप्लीमेंट्री है। क्लियर हो गया, कंप्लीमेंट्री है, इसीलिए करके वो वहां पे बाइंड कर रहा है, बाकी कहीं वो बाइंड नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। प्रमोटर पे ही आरएनए पॉलीमरेज क्यों बाइंड कर लेता है, तो क्यों, तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज इसलिए बाइंड करता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है और जो प्रमोटर का सीक्वेंस है वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है। कोई भी चीज यदि डीएनए पे किसी पार्टिकुलर सीक्वेंस पे बाइंड कर रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे का क्या चल रहा है, कंप्लीमेंट्री चल रहा है। कोई डाउट किसी को, एकदम क्लियर रखिएगा। तो यहां पे आपका क्या हो गया, ये इनहिबिटर प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे बाइंड करता है। तो ये प्रोटीन का शेप जैसा है, इसी शेप के कारण ये ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर लेता है। और यदि ये जाकर के इसको बाइंड कर लेगा तो स्विच ऑन होगा कि स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होगा, रुक जाएगा। इसका मतलब स्विच ऑफ हो गया, इसका लैक्टोज क्या है, अब्सेंट है, क्योंकि लैक्टोज जैसे आएगा ये क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है एकदम। जैसे क्या होता है कि आप जैसे पापा जी नहीं है, तो पापा जी नहीं है तो घर में आप क्या करते रहते हैं, बदमाशी करते रहते हैं, उछल कूद बदमाशी कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पापा जी आए तो तुरंत खोजा किताब कॉपी, नहीं भी पढ़ रहा था तो लेके बैठ गया। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनहिबिटर है ये अभी आपका एक्टिव है, लेकिन इनके पापा जी जो है लैक्टोज साहब जब आएंगे तो ये तुरंत साइलेंट मोड में आ जाएगा और ये सबसे शरीफ बच्चा हो जाएगा। तब इसको भी क्या होगा कि इसको बोलेगा कि तुम अपना काम करो। क्लियर हो गया, इसको अपना काम करने देगा। जैसे क्या होता है कि आपके घर में छोटी बहन और भाई है, दोनों एक 2 साल का छोटा बड़ा है। तो ये जो छोटका भाई है ये खुरपात क्या करेगा कि अपने भी नहीं पढ़ेगा और उसको भी नहीं पढ़ने देगा। वो बच्ची पढ़ना चाह रही है लेकिन उसको पढ़ने नहीं देगा, ये बदमाशी कर रहा है। लेकिन उधर से जैसे पापा जी आएगा तो ये भी बैठ गया इनएक्टिव होकर के। अब वो जो बेचारी उसका पढ़ने का टेंडेंसी था तो अपना पढ़ना शुरू करे। ये तो नालायक पढ़ता ही नहीं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो भाई है ये तो पढ़ता ही नहीं, केवल उसको डिस्टर्ब कर रहा है बहन को कि नहीं पढ़ना है। लेकिन जैसे उधर से पापा जी आए तो इन नालायक जो है, जो उसको पढ़ने से रोक रहा था, ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब उसको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा तो वो बच्ची पढ़ना क्या कर दी, शुरू कर दिया। समझ में आ गया बात। इसका हो गया कि पिताजी आए तो इसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। तो वो बच्ची की टेंडेंसी क्या थी, पढ़ने का, तो वो क्या किया, पढ़ाई अपना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया। अब वही बात यहाँ पे था। तो यहाँ पे ये यदि इसको नहीं ट्रांसक्रिप्शन होने दे रहा है, ट्रांसलेशन होने दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्टिव है। क्लियर हो गया। तो इसको यदि तुम इनहिबिटर है तो इसको भाई मान लो और इधर बहन मान लो, या उल्टा भी कर लो। कभी कभी बहन ही भाई को पढ़ने नहीं देता, ये भी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मानना है मान लो, लेकिन पापा जी जब आएंगे तो जो बदमाशी कर रहा था, वो जो एक्टिव था वो इनएक्टिव हो जाएगा और जिसकी टेंडेंसी पढ़ने की थी वो पढ़ाई शुरू कर देगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यदि ये इस पे बाइंड कर लिया तो इसका मतलब हो गया कि स्विच ऑफ हो जाएगा। और ये बाइंड तब नहीं करेगा जब वहां से लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब। क्लियर हो गया। तो अब आइए, यदि इस इनहिबिटर पे म्यूटेशन हो गया, ये स्टार से हम दिखा दिए म्यूटेशन, एक ही बार स्टार कर दिया तो आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे यदि इनहिबिटर पे म्यूटेशन हो गया तो ये जो इनहिबिटर बनेगा प्रोटीन, ये एबनॉर्मल बन जाएगा। अब ये जो एबनॉर्मल इनहिबिटर प्रोटीन होगा तो ये इसका कंप्लीमेंट्री और इस ऑपरेटर का कंप्लीमेंट्री अब क्या होगा कि मैच नहीं करेगा, तो ये इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा, फेल्स टू बाइंड। तो अब क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके यहां से क्या करेगा, मूव कर जाएगा। और मूव कर जाएगा तो यहां पे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये ऑलवेज स्विच ऑन हो गया, ऑलवेज स्विच ऑन, ऑलवेज। क्योंकि ऑलवेज इसलिए स्विच ऑन हो गया, लैक्टोज हो चाहे नहीं हो ये स्विच ऑन होगा। लेकिन पहले स्विच ऑन कब होता था, नॉर्मल कंडीशन में,
जब लैक्टोज होगा तो स्विच ऑन, यानी इधर का प्रोडक्ट बनेगा, और लैक्टोज नहीं होगा तो स्विच ऑफ हो जाता था। ये नॉर्मल कंडीशन था। सबस्ट्रेट प्रेजेंट तो स्विच ऑन और सबस्ट्रेट एब्सेंट तो स्विच ऑफ। दिस वन इज अ नॉर्मल वन। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब लैक्टोज ऑलवेज ऑन हो गया। ऑलवेज ऑन क्यों हो गया? ये जो इनहिबिटर प्रोटीन बन रहा है ये एबनॉर्मल बन रहा है, जो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करके लगातार मूव कर रहा है, इसलिए करके ये आपका प्रोडक्ट लगातार बन रहा है, इसलिए ऑलवेज स्विच ऑन हो गया। चाहे सबस्ट्रेट हो लैक्टोज या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केस 1 कहां पे म्यूटेशन का है? इनहिबिटर पर म्यूटेशन का है। एबनॉर्मल इनहिबिटर बना, इस पे बाइंड नहीं किया, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं किया, तो स्विच ऑलवेज ऑन। क्लियर? केस 2 करिए। अब यदि सपोज दैट ये म्यूटेशन प्रमोटर पे हो जाए, ये स्टार से म्यूटेशन दिखा रहा हूं, ये एकदम क्लियर रखिएगा। तो यदि प्रमोटर पे म्यूटेशन हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इस इनहिबिटर का एमआरएनए नहीं बनेगा, तो ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा, इनहिबिटर ही नहीं बनेगा। और इनहिबिटर यदि नहीं बनेगा तो यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करे तो ये भी तब भी ऑन रहेगा। कोई डाउट नहीं है कि पहला केस में इनहिबिटर वीन को म्यूटेट किया था, तब भी स्विच ऑन था ऑलवेज, और अब प्रमोटर, इस इनहिबिटर का जो प्रमोटर है उसको म्यूटेट कर दिया, तब भी स्विच क्या है? ऑन है ऑलवेज, यानी लैक्टोज हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? जब लैक्टोज होगा तो स्विच ऑन होगा, नहीं होगा तो ऑफ होगा। यहां तक में कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट ये हटा दिए, अब ये दोनों नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मल आपका क्या बनेगा? तो इनहिबिटर प्रोटीन बनेगा, I4 इनहिबिटर, इनहिबिटर प्रोटीन बनेगा। अब हम म्यूटेशन क्या करते हैं कि अब म्यूटेशन हम लोग क्या करवा देते हैं कि ऑपरेटर पे म्यूटेशन करवा देते हैं। स्टार से मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्टार यदि मैं कहीं दिखा रहा हूं तो समझ जाना कि म्यूटेशन हो रहा है। तो हमने अब कहां पे म्यूटेशन करवा दिया? तो ऑपरेटर पे म्यूटेशन कर दिया। तो ये नॉर्मल बना भी है, तो इसका यदि ऑपरेटर का सीक्वेंस यदि चेंज कर गया तो ये इस पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑलवेज स्विच क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, चाहे लैक्टोज हो और चाहे लैक्टोज नहीं। एंड आउट क्लियर हो गया? ये हो गया ऑपरेटर पे म्यूटेशन हुआ, तब भी स्विच क्या हो गया? ऑन हो गया। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहां पे हम लोग म्यूटेशन क्या करते हैं कि इसके प्रमोटर पे करवा देते हैं। स्ट्रक्चर जिनके प्रमोटर पे करवाते हैं, ये वाला आप करवाते हैं, तो ये तो नॉर्मल बनेगा, तो ये तो नॉर्मल यहां पे आकर के बाइंड करेगा। तो बाइंड करेगा तो उस समय तो स्विच क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। यदि बाइंड कर लिया तो यहां पे स्विच ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। लेकिन यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट हो गया और लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आ गया तो ये इनएक्टिव हो जाएगा और ये भी इनएक्टिव हो जाती है। इनएक्टिव होकर के यहाँ पे जगह छोड़ दिया, और ये भी जो बन रहा है ये भी इनएक्टिव हो जा रहा है। क्यों भाई? तो मीडियम में क्या प्रेजेंट है? तो लैक्टोज प्रेजेंट है, उसी को एलो लैक्टोज आपने बोला। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रमोटर म्यूटेटेड है तो आरएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो भी स्विच क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। यहां पे इसलिए स्विच ऑफ नहीं हो गया कि लैक्टोज है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पे स्विच ऑफ इसलिए हो गया कि प्रमोटर म्यूटेटेड है और यहां पे आरएनए पॉलीमरेज उस पे बाइंड नहीं कर पा रहा है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर जिनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, इस लेकर के स्विच ऑफ हो गया। लैक्टोज यदि प्रेजेंट था तो इसको स्विच ऑन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर से ये बाइंड नहीं किया है। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज ही इस प्रमोटर पे बाइंड करके आगे मूव नहीं कर पा रहा है, इसलिए करके स्विच क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो कंडीशन आप अपने से भी लोड करके देखेंगे और नोट्स पे भी आपका यहाँ पे क्लियर